तो चिंता सानू है नहीं कोई अभी और इसका मतलब भगत सिंह के नाम में काफी कशिश है, लोग भगत सिंह को सुनना चाहते हैं। और वैसे भी कल उनका जन्मदिन कल है, हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके जन्मदिन को। आज है 27 को नहीं, आज नहीं है, 28 है, 27 नहीं। 27 और 28 में कंफ्यूजन है, तो जो नहीं, मैंने चेक कंफ्यूजन किया नहीं, था वो बिल्कुल क्लियर है, 28 है। 28, भतीजी क्योंकि जो है उनकी भतीजी ने किताब लिखी, उसमें भी 28 ही लिखा हुआ है। वीरेंद्र संधू हो ने सकता है उनका, तो तो परिवार जो कहे वही सबसे प्रमाणिक है। हाँ, परिवार ने जो लिखा था वही 28 को मैं कंफर्म देख रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। हाँ जी, परमिशन है सैकल साहब, परमिशन? जी। और चमन लाल जी परमिशन? जी, आप करिए शुरू। चलिए, कॉलेजिएट ड्रामा। मैं एक बार सबसे दरख्वास्त करूंगा कि कृपया आपने अपने माइक को ऑफ कर दें। ये जो पीछे से आवाज आती है वो डिस्टर्ब करती है, पूरी हमारी लय को तोड़ देती है जब स्पीकर बोल रहा होता है। तो आपकी जब जरूरत हो, जब हम इस सेमिनार को ओपन कर दें और तब आप कोई सवाल जवाब पूछ सकते हैं, तब अपने माइक को ऑन कर दीजिएगा। उससे पहले अगर आपने कुछ कहना है, कोई बात करनी है, तो मैसेज लेके हमें दे दीजिए, मैसेज हम तक पहुंच जाएगा, हम बात करेंगे। मिजोरम से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जंगू साहब, मैं जंगू साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी की तरफ से मैं आप सभी का इस मंच पर, इस वार्ता में स्वागत करता हूँ। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, जो हमारे साथ नए वक्ता जुड़े हैं, नए वक्ता भी जुड़े हैं और नए हमारे दोस्त भी जुड़े हैं जो सुनने के लिए आए हैं। मार्च से लगातार हम लोग इस वेबिनार के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू हम आपसे बात कर रहे हैं और पंजाबी रंगमंच पे जो कुछ हो रहा है या पंजाबी शख्सियत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिन्होंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन पूरे मुल्क की बात की है। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, आप तक सूचना पहुंचा रहे हैं। कुछ सूचना हमें मिल रही है जिसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। शुरू हुई थी हमारी ये वार्ता दिल्ली पंजाबी रंगमंच से, उसके बाद हम लोग हिमाचल भी गए, हिमाचल से हम लोग हरियाणा आए, फिर हिमाचल क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर गए, जम्मू के पंजाब आए, पंजाब से हम लोग कनाडा गए, अमेरिका गए। जहां जहां पंजाबी रंगमंच है हमारे पास, जहां जहां पंजाबी रंगमंच हो रहा है, उन सभी रंगकर्मियों को हम लोग आप लोगों के साथ रूबरू कराने की प्रयास किया और काफी लोगों से हम मिले। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां मैं अपने आप को एजुकेट कर रहा था कि पंजाब में क्या हो रहा है, हिमाचल में पंजाबी रंगमंच को लेके क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में कितना पंजाबी रंगमंच हो रहा है, कनाडा में कितना हो रहा है, अमेरिका में जैसे हम लोगों ने आपको पिछली बार मिलवाया दलविंदर मुल्तानी साहब से, जो पिछले लगभग 30 सालों से पंजाबी रंगमंच अमेरिका के अंदर उस कमान को संभाले हुए हैं। इस बीच हमने पंजाबी नाटककारों से आपको जान पहचान करवाई और जो पंजाब के बाशिंदे थे जैसे मंटो से हम लोगों ने आपको जान पहचान कराई, पंजाबी रंगमंच के ऊपर पूरी बातचीत की। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की एक और शख्सियत जो बाद में पूरे हिंदुस्तान को, क्या हिंदुस्तान से बाहर भी जिसकी चर्चा हुई और जिन्होंने पूरे एक नई दिशा हमारे क्रांति को, हमारे हिंदुस्तान की आजादी की क्रांति को दिखाई, सरदार भगत सिंह। सरदार नाम से मेरा मतलब कोई सिख से नहीं है, बल्कि एक ऐसी ओहदी से है, एक ऐसे ओहदे से है जो उनको मिला गया, एक पूरी मुहिम को चलाना। भगत सिंह, जिसको महान शहीद का, शहीद आजम का दर्जा दिया गया। आजादी की लड़ाई के अंदर बहुत से हमारे लोगों ने शहीदियां दी, हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने आप को बलिदानी दी, लेकिन शहीद आजम का जो दर्जा दिया गया वो भगत सिंह को ही दिया गया। कौन था भगत सिंह? इस प्रोग्राम को हम शुरू कर रहे हैं। प्रोग्राम आपके बीच में शुरुआत, हम जो हमारा टाइटल है कि जाना मैं कौन, भगत सिंह कौन था, अपने आप एक यात्रा में चल रहा था कि मैं कौन हूँ, किस लिए मैं पैदा हुआ हूँ, क्या मुझे करना है। वो एक पहचान अपने आप के अंदर अपनी ढूंढ रहा था। और भगत सिंह क्या था, भगत सिंह कैसा था और उसने किस तरह की मुहिम चलाई, कैसे मुहिम चलाई, वो हम आपके बीच में एक यात्रा को लेकर आएंगे उसके उस जन्मदिन को मनाते हुए। तो कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी आप सबकी परमिशन से आज के प्रोग्राम को शुरू कर रही है कि जाना मैं कौन, नास्तिक शहीद भगत सिंह।
भुलिया ही जाना मैं कौन, भुलिया ही जाना मैं कौन। ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नगारी, ना मैं हिंदू तुर्क पछारी, ना मैं हिंदू तुर्क पछारी, ना मैं रंदा बिच नदान, ये जाना मैं कौन, भुलिया ये जाना मैं कौन, भुलिया ये जाना मैं कौन, ही जाना मैं कौन। जितने भी सूफी संत हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने समाज को दिशा दी है, वो अपनी पूरी जिंदगी इस बात में लगाते हैं कि मैं क्यों यहाँ पर आया हूं, ही जाना मैं कौन। इस यात्रा में हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर चमन लाल जी, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। भगत सिंह के ऊपर जितना काम प्रोफेसर चमन लाल जी ने किया है, जो कि जेएनयू में थे, आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी में है, उतना शायद हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने भगत सिंह पे इतना काम नहीं किया। तो प्रोफेसर चमन लाल जी का हम स्वागत करते हैं इस मंच पर, और इस यात्रा में हम जानने की कोशिश करेंगे उनके साथ कि की जाना मैं कौन, भगत सिंह के बारे में जो छवि बनी हुई है उसको हम तोड़ेंगे आज। और भगत सिंह क्या है, भगत सिंह ने क्या किया, कैसे किया, अपनी विचारधारा से, अपने जीवन फलसफे से प्रोफेसर चमन लाल जी हमारे साथ रहेंगे। और हमारे साथ दूसरे होंगे हमारी कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी के संरक्षक और बहुत बड़े हिंदी के नाटककार जनाब डॉक्टर प्रताप सहगल साहब। डॉक्टर प्रताप सहगल जी ने ही भगत सिंह पर अपना नाटक लिखा हुआ है और भगत सिंह पे उनकी खोज काफी है, तो हमारे साथ वो भी रहेंगे। 28 सितंबर 1907 शनिवार का दिन था। सुबह लगभग 9 बजे बंगा जिला, बंगा गांव है जो लालपुर जिला पाकिस्तान में आज है, वहां पर संधुओं की जद में से एक बालक ने जन्म लिया था। उसका नाम रखा गया था भगत सिंह। भगत सिंह इसलिए रखा गया, भक्ता, भागों वाला पोता। कहते हैं कि भगत सिंह की जब जन्म हुआ था उस दिन उसके चाचा अजीत सिंह को और किशन लाल जी को काले पानी की सजा से छोड़ा गया था। तो एक अच्छी खबर घर में आई थी काफी दिनों के बाद। तो उसकी दादी ने कहा हमारे घर में भागा वाला बेटा आया है। तो भागा वाला पोता बाद में भगत सिंह बना। आओ सिमरो भगत सिंह सूरमा, लो शीस ओदी सोच ते झुका, रोज जमदे ना भगत शहीद जहे, देंदे देश आजाद करा। जिंदाबाद सदा नारा इंकलाब दा, दिया घर घर हिंद के पहुंचा, भाई वे पुजारी मुल्ला मक्कार, रहे हवों से लोगों को डरा। तारकों की तेग तीखी पकड़ कर वहमों परमों को किया था फना। नित नया खंडा बरते विज्ञान का, सोच सांड पर लिया उसने किसा। भगत सिंह की फिलॉसफी को डॉक्टर सिद्धू ने बहुत अच्छे शब्दों में पिरोया है कि विज्ञान की बात कर रहा था। अगर हम 1924 सन को बेस ईयर मान रहे, हालांकि उसका जन्म 1907 को मैंने बताया, जब भगत सिंह मात्र 17 वर्ष की उम्र के थे, तो उस उम्र के अंदर ही उसने आजादी की जंग में पूरी तरह से कूद गए थे। हालांकि उससे पहले बचपन में उनके घर में सभी लोग जो है आजादी की जंग में, उनके पिता थे, उनके चाचा थे, दोनों चाचा थे, दादा थे, सभी आजादी की जंग में कूदे हुए थे। लेकिन अगर भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह 17 वर्ष की उम्र के अंदर जब वो पूरी तरह आजादी की जंग में कूद गए और मात्र 7 वर्षों के अंदर 1931 में उनको फांसी हुई थी। 7 वर्षों में उसने अपने विचारों से पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल चला दिया था। 23 साल की उम्र में शहीदी उनको हुई थी, मात्र 23 साल। अगर हम देखें स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की उम्र में भी अपना काम कर रहे थे।
39 वर्ष की उम्र में वो अपने प्रचार कर रहे थे। ईसा मसीह 33 वर्ष की उम्र में लगे हुए थे। शंकराचार्य 30 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इस प्रभाव को प्राप्त किया था, शंकराचार्य की उपाधि। लेकिन भगत सिंह ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपने विचारों से ऐसा भूचाल लाया, ऐसा तूफान लाया कि पूरी दुनिया चकित रह गई, हमारा हिंदुस्तान चकित रह गया। और उन विचारों को समेटा भी, इस 23 साल की उम्र भूचाल समेटा भी। 23 वर्ष, मात्र 23 वर्ष की उम्र। डॉक्टर चरणदास सिद्धू अपने नाटक भगत सिंह त्रैलड़ी की भूमिका में लिखते हैं कि 23.5 बरस की उम्र के बरस के अंदर ही भगत सिंह इतना कुछ कर गए, भगत सिंह इतना कुछ कर गए कि जितना कोई भी करोड़ों आदमी अपनी 100 बरस की जिंदगी में नहीं कर सकते। भगत सिंह कभी एक स्थान पर नहीं रुके, कभी भी एक स्थान पर नहीं रुके। अपनी सियासी, सामाजिक व धार्मिक विचारधारा से भगत सिंह ने वो छलांग लगाई जिसको 2 घंटे की हम इस वार्ता के अंदर पूरा नहीं कर सकते, या फिर हम 2 घंटे की फिल्म के अंदर या 2 घंटे की नाटक के अंदर हम भगत सिंह की पूरी विचारधारा को, उसकी लाइफ को नहीं दिखा सकते। बहुत मुश्किल है समेटना। हर वक्त सोच विचार में मग्न रहने वाला भगत सिंह, हर समय किताबें पढ़ने में व्यस्त रहने वाला ये फिलोसफर इतना कुछ दे गया आने वाली पीढ़ी को। इसके विचार, सोच किसी भी हम एक नाटक में या 2 घंटे में हम लोग नहीं पिरो सकते। इतना कुछ वो दे गया कि उसको समेटना कुछ पलों में बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। धर्म के प्रति उसकी सोच, गरीबों के प्रति उसकी दूरदृष्टि, उसके प्रयास, इनकलाब नारे का मतलब, संपूर्ण क्रांति का मतलब, उसका पूरा जीवन, उसकी जो गरीबों के प्रति, उनके अपने और मुल्क के प्रति जो उसकी धारणा थी, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ी थी। हिंदुस्तान को वो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी की बांट में नहीं देखता था। आज ये भगत सिंह की बदकिस्मती है कि जिस मानवता के नाते और उदारता के वास्ते उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, उसकी विशालता को भुलाकर आज के मजहबी, जनूनी, तंगदिली, कट्टरपंथी उसको अपनी अपनी तरफ खींच रहे। भगत सिंह को टोपी नहीं, पगड़ी पहनाओ, क्योंकि वो सिख था। नहीं वो आर्य समाजी था, उसको जनेऊ वाली रखा था। नहीं वो हिंदू था। नहीं नहीं, वो बम फेंकने वाला आतंकवादी था। पंजाब के आतंकवाद के दौर में उस समय के दहशतगर्द भगत सिंह को अपना आदर्श मानते, उसको मजहबी जनूनी में खींचने की कोशिश करते थे। लेकिन भगत सिंह कहता है, धर्मशाला घड़वाई बसते, माइक और है, धर्मशाला घड़वाई बसते, आकर आगे अग बोलिया, धर्मशाला घड़वाई बसते, आकर आगे अग मस्जिद बीच कुसती बसते, मस्जिद बीच कुसती बसते, आशिक रहे अलग, आशिक रहे अलग, बुलिया आशिक रहे अलग। एक अडोल आत्मा, एक अडोल आत्मा, एक अडोल आत्मा जो भारत को एक नई दृष्टि से देख रहा था, अपनी आजादी की जंग को एक नई दृष्टि से देख रहा था। उसके लिए अंग्रेजों से मुक्ति पाना ही काफी नहीं था, बल्कि वो सरमाएदारों से भी मुक्ति डालना चाहता। अपने केस कटाकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर लाहौर से कलकत्ते पहुंचने वाले भगत सिंह को कई तंग नजर के सिख भ्रष्ट भी कहते हैं, क्योंकि उसने बाल कटा रखे। धर्म से विमुख नास्तिक भी कहते हैं। पर भगत सिंह पूछता है अपने आप से, अपने आप से पूछता है कि की जाना मैं कौन, क्या मैं नास्तिक हूं?
भगत सिंह पूछता है, ये सवाल अपने आप से भी रखता है कि की जाना मैं कौन, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक ये महान चिंतक जात पात से, धार्मिक वहमों से भ्रम। भगत सिंह अपने आप से कहता है कि खुदा कौन, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, मैं किसको खुदा मानता हूं, भगत सिंह कहा करता था। जिसको शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, जिसको शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश। हम तो इंसान को इस दुनिया का खुदा कहते हैं, हम तो इंसान को इस दुनिया का खुदा कहते हैं, खुदा कहते हैं, खुदा कहते हैं। हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं, जिसको शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश। भगत सिंह कहता है कि मैं नास्तिक हूं। अगर मंदिर के अंदर जाकर पूजा करना, ग्रंथ पढ़ना, वाणी का पाठ करना ही आस्तिकता है तो मैं नास्तिक हूं, लेकिन मैं ऐसा आस्तिक हूं जो इंसान को खुदा समझता हूं, उसके भले के लिए सोचता हूं। भगत सिंह ने कभी भी अपने को पंजाबी बंगाली की बांट में नहीं रखा। बाबा नानक के विचारों से पूरी तरह मुतासिर वो सरबत के भले की सोच रखा करता था। इस बात के बारे में वो अपने वकील प्राणनाथ मेहता को भी उसने कहता था। जब प्राणनाथ मेहता उनके वकील से बात हो रही थी, तब उसने प्राणनाथ मेहता वकील को अपनी एक कन्वर्सेशन में कहा था कि हिंदुस्तान को अगर कमजोर किया है तो जात पात ने, मजहबी जहर ने, हिंदू मुसलमान के सवाल ने, पंजाबी बंगाली मद्रासी की बांट ने। इस बांट को, इस नफरत को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, नौजवानों का खून। अलग अलग सूबों का, अलग अलग मजहबों का, अलग अपने लोगों का वतन के लिए, गरीबों के लिए बहाया खून। जब से सुना है हमने मरने का नाम जिंदगी है, जब से सुना है हमने मरने का नाम जिंदगी है, सर पर लपेटे कातिल को ढूंढते हैं, सर पर कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं, कातिल को ढूंढते हैं। उसे मालूम था कि वो उसे शहीद कर दिया। भगत सिंह एक महान असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति थे। मशहूर कामरेड अजय घोष ने भगत सिंह की शहादत के बाद लिखा था कि जो व्यक्ति कभी भी भगत सिंह से मिला हो, उस पर भगत सिंह का प्रभाव एकदम से आ जाता है। इसका कारण ये नहीं था कि वो बहुत अच्छे वक्ता थे, बल्कि उनकी बातों में एक सच्चाई, जोश, इतना बल और सबसे बढ़कर शालीनता हुआ करती। और मिलने वाला व्यक्ति उसकी शालीनता को देखकर, उसके जोश को देखकर उसकी तरफ खींचे चला जाता था। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भगत सिंह व उसके साथियों ने डटकर मुकाबला किया था, साथ दिया था। कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी थी, विदेशी कपड़ों की होली घर घर जाकर, घर घर से विदेशी कपड़े मांगकर उनकी होलियां जलाई थी। पूरे जोशो खरोश से वो आंदोलन चल रहा था और भगत सिंह उसके साथी लाला लाजपत राय जी के साथ और गांधी जी के साथ मिलकर इस पूरे आंदोलन में पूरी तरह साथ दे रहे थे।
लेकिन हम सब जानते हैं कि चोरी चूरा कांड के बाद गांधी जी ने इस मुहिम को वापस ले लिया, कांग्रेस ने वापस ले लिया। यहां पर भगत सिंह और उसके साथी स्तब्ध रह गए। कहते हैं कि उस समय ये मूवमेंट इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी, इतनी बढ़ चुकी थी कि लगा था कि देश इसके बाद आजाद जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये मूवमेंट वापस ले ली गई चोरी चूरा कांड के बाद। भगत सिंह उसके साथी एकदम स्तब्ध रह गए। भगत सिंह यहां पर अपने आप से सवाल करता है कि क्या चोरी चूरा कांड एक सत्य है और करतार सिंह सराबा व उसके साथियों की कुर्बानी असत्य है, झूठ है? सूफी अंबा प्रसाद, रास बिहारी बोस, अजीत सिंह, क्या हमारे देश के इतिहास में इनका कोई स्थान नहीं? क्या ये सब आतंकवादी हैं? क्या करूं अब? क्या मैं गांधी जी की राह पर चलूं या उन शहीदों की पंक्ति में अपने आप को खड़ा करूं जिन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं? ये सवाल भगत सिंह उस चोरी चूरा कांड के बाद अपने सामने रखता है। उसके दिल ने उसको आवाज दी कि वो उन शहीदों की राह में, उन शहीदों की पंक्ति में अपने आप को खड़ा करेगा। और वो क्षण था जब भगत सिंह गांधी जी के रास्ते से अलग होकर उन्होंने अपनी एक नौजवान सभा बनाई। यहां वो गांधी जी से अलग हो गए और देश की क्रांति में एक दूसरी तरह से कूद गए कि जो तो प्रेम खिलन का चाव, सिर दर तली गली मुरियाओ, गली मुरियाओ। उस वक्त भगत सिंह की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी। नेशनल कॉलेज के विद्यार्थी थे, जहां पर भाई परमानंद जी, प्रिंसिपल छबील दास जी, आचार्य जुगल किशोर जी, ये सब साथी भगत सिंह के साथ के जो साथी थे, ये सब उस कॉलेज में थे और देशभक्ति के नाटक खिलवाए जाते थे इन लोगों से देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए। नेशनल कॉलेज, जैसे सब जानते हैं कि ये लाला लाजपत राय जी के कांग्रेस में असूल पर चल रहा था। देशभक्ति के नाटक प्रिंसिपल छबील दास हो या फिर भाई परमानंद जी हो, जुगल किशोर जी हो, ये इनसे देशभक्ति के नाटक खिलाकर इनके अंदर इन साथियों के अंदर, नौजवानों के अंदर देशभक्ति की भावना सूलियों पर कर दी। यहाँ पर उनकी देशभक्ति की भावना को उन लोगों ने, इन सभी प्रोफेसर ने मजबूत की। सूली ऊपर घर करे, यश का करे आहार। सूली ऊपर घर करे, यश का करे आहार। काल उसका क्या, ओ काल उसका क्या करे, जो पहर होशियार। ओ काल उसका क्या करे, जो 8 पहर होशियार। जो 8 पहर होशियार। काल उसका क्या करे, जो 8 पहर तैयार। भगत सिंह अपने आप को तैयार कर रहा था शहादत के लिए, देश के लिए, शहादत के लिए। हम सब जानते हैं कि 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स का कत्ल किया गया। वो कत्ल लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए। और एक सवाल लोगों ने भगत सिंह से किया था उस समय कि आप तो गांधीवादी विचारों के नहीं हैं, फिर लाजपत राय जो गांधीवादी विचारों के हैं, आप उनकी बात को, उनकी उस आदर्शों पे नहीं चल रहे, तो आपने लाला जी की मौत का बदला क्यों लिया? तो भगत सिंह का जवाब था कि लाला जी हमारे पिता के समान, हम बाप बेटे में कोई भी लड़ाई हो, हम विचारों की लड़ाई आपस में लड़ सकते हैं, हम विचारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन कोई हमारे बाप को हमारे घर में आके कत्ल करे तो हम इस बात को नहीं मानेंगे। वो एक इंकलाब लाना चाहते थे। इंकलाब का उनका अर्थ था पूंजीवादी और पूंजीवादी गरीब विरोधी ताकतों का अंत करना। वो कहते थे कि पिस्तौल व बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की साण में तेज होती। उसके विचार मजबूत होते जा रहे थे दिन प्रतिदिन। हर वक्त पढ़ने वाला, जितनी किताबें भगत सिंह ने अपने इस वक्त में पढ़ी, शायद उन विचारों ने, उस किताबों के विचारों ने उसको जिंदा रखा। नास्तिक शहीद का दर्जा उसको दिया गया। हम सब जानते हैं कि जब उनको जेल हो गया, जेल के बाद जब उन पे मुकदमा हुआ, फांसी की सजा हुई,
उन दिनों वो लाहौर जेल में शिफ्ट किए गए। यहाँ उनकी मुलाकात गदर मूवमेंट के एक बहुत बड़े सरप्रस्त, एक बहुत बड़े गदरी बाबा भाई साहब भाई रणधीर सिंह से होगी। भगत सिंह उनसे मुलाकात करने का एक सवाल, एक प्रार्थना पत्र भेजता है कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। लेकिन भाई साहब भाई रणधीर सिंह इस बात के लिए मना कर देते हैं जब उनको ये पता चलता है कि भगत सिंह ने अपने बाल कटवा रखे। वो कहते हैं कि मैं एक भ्रष्ट आदमी से नहीं मिलूंगा, और फिर वो नास्तिक है, मैं उससे तो कतई नहीं मिल सकता। जबकि भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी के बारे में ये बात की कि जिस समय वो आंध्रा की जेल में थे, क्योंकि भाई साहब भाई रणधीर सिंह बहुत अमृतधारी सिख थे, उन्होंने अमृत छका हुआ था, गुरु गोविंद सिंह के पक्के शागिर्द थे। तो जो अमृतधारी सिख उस समय थे, वो जो भोजन खाया करते थे वो उसी के हाथ का बना हुआ खाया करते थे जिन्होंने खुद जो है अमृत छको। तो जब उनको पता लगा भगत सिंह ने केस कत्ल करवा रखे हैं, तो उन्होंने भगत सिंह से मिलने के लिए इनकार कर दिया। और जब भगत सिंह को ये बात पता लगी कि मुझे भाई साहब ने इनकार कर दिया, तो भगत सिंह को इस बात के लिए काफी दुख हुआ। उन्होंने एक लेटर लिख के भेजा, एक रुक्का लिख के भेजा भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी को। ये कहा कि मैं आप लोगों की कुर्बानियों की बहुत कदर करता हूँ, आप गदरी बाबाओं ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बहुत दुख झेले हैं। असल में मैं आपके आमने सामने मिलकर आपके चरणों में श्रद्धा के फूल देना चाहता था, आपसे मुलाकात करना चाहता था, लेकिन आपने मेरी दरख्वास्त ठुकरा दी। वो आपकी इच्छा, लेकिन मुझे पता चला कि आपने मेरी दरख्वास्त क्यों ठुकराई है, तो मुझे सिक्खी की इस तंग नजर का बहुत अफसोस कि मैंने केस कत्ल करवा लिए। आपको लगता है मैं भ्रष्ट हो चुका हूं, इसलिए आप मुझसे मुलाकात नहीं करते। मुझे सिक्खी की इस तंग नजर से बहुत गिला रहेगा, अफसोस रहेगा। सच्चे सिख अपने सिदक के लिए अपना बंद कटवा देते हैं। भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी सच्चे सिदक अपने बंद के लिए, अपने सिदक के लिए बंद कटवा देते हैं, और मैं तो कुछ ही दिनों में अपना एक अंग कटवाने जा रहा हूं। और मैंने सिर्फ केस कत्ल करवाए हैं, अपनी एक ही अंग कटवाया है, और कुछ दिनों बाद देखिए मैं इस मुल्क के लिए अपनी गर्दन भी कटवाने जा रहा हूं। ऐसे विचार थे उनके। खैर बाद में भाई साहब भाई रणधीर सिंह से उनकी मुलाकात हुई। जब उनको पता लगा और ये कहा कि तू नास्तिक है, तो उन्होंने कोशिश की उसको वापस गुरु के चरणों में लाने की। तब भगत सिंह अपने आप से एक सवाल करता है कि क्या मैं नास्तिक हूं? तब उन्होंने एक लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। हाँ, मैं नास्तिक हूं, लेकिन उस नास्तिक क्यों हूं, अगर उनके विचारों को, उस खत को पढ़ें, तो हमें लगता है कि सबसे बड़ा आस्तिक वो है। तो हर कदम पे भगत सिंह हमारे सामने एक नई सोच रखता है। क्या थी वो सोच? क्या जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन। इस यात्रा में हम चलेंगे। हमारे साथ अभी जो आप आवाज सुन रहे थे वो रियांश तनेजा की, और मेरे साथ उनका साथ दे रही थी बीना तनेजा, जो कॉलेजी ड्रामा सोसाइटी के हैं। ये दोनों इस गाने के साथ हमारे साथ थे। उस सफर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग दावत दे रहे हैं कि की जाना मैं कौन, भगत सिंह क्या था उसके विचार। वो नास्तिक था या आस्तिक था, वो आतंकवादी था या क्या था, क्या वो पंजाबी था या क्या था, कौन था भगत सिंह? क्या वो आर्य समाजी था? क्यों उस पे बात लड़ाई होती है कि हम वो पगड़ी पहननी चाहिए, नहीं उसको टोपी पहननी चाहिए, इस पे क्यों हम लोग लड़ रहे हैं? भगत सिंह इन चीजों कोसों दूर था इन चीजों से। मैं दावत दे रहा हूँ डॉक्टर प्रोफेसर चमन लाल जी को, वो आए और आज के इस प्रोग्राम को आगाज करें, शुरुआत करें। प्रोफेसर चमन लाल जी। सर आपकी अब आप माइक ऑन कर रही है, माइक ऑन कीजिए अपना। हाँ, अभी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आप सुनाई दे रही है, अब हाँ, आपके माइक ऑन। कॉलेज ड्रामा सोसाइटी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल किया। भगत सिंह को आपने ये तो कहा कि वो की जाना में कौन, लेकिन थोड़ी सी आपने पहले ही उसके टाइटल में व्याख्या कर दी, नास्तिक शहीद भगत सिंह। तो नास्तिक आपने पहले ही उनको जब कह दिया, तो एक पहचान तो आपने उनकी बता भी दी। खैर, अच्छी बात है। उसके बावजूद भी जो है किसी भी शख्सियत के लिए, बड़ी शख्सियत के लिए उसके बहुत सारे पहलू होते हैं।
जिसमें उनको जानना होता है। मैंने भगत सिंह को लेके तो इतने ज़्यादा जिसको कहते हैं कि उसको अपने रंग में रंगने की बहुत लोग कोशिशें करते हैं, और इस तरह की कोशिशें करते हैं कि कोई उनको खाकी निकर पहना के तो उसको आरएसएस के रंगने में कोशिश करता है, सैफरन रंग में रंगता है, कोई उसको पीला मैंने खालिस्तानी रंग में रंगने की कोशिश करता है, कोई आरएसएस के रंग में रंगने की कोशिश करता है, और लेफ्टिस्ट लोग जो है तो उनको कम्युनिस्ट रूप में कहते हैं। ये बहुत सारे जो है एप्रोप्रिएशन के उनको अपने रंग में रंगने के प्रयास हैं। मेरे साथ ये बातें आती हैं, मुझसे पूछा जाता है, तो मैं हमेशा एक जवाब देता हूँ कि भगत सिंह को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि भगत सिंह को भगत सिंह के जरिए ही जानो, किसी दूसरे के जरिए मत जानो। ना मेरी बात मानो, ना जो उसको सैफरन रंग में रंगते हैं उनकी बात मानो, जो लाल रंग में रंगते हैं ना उनकी बात मानो, जो खालिस्तानी रंग में रंगते किसी की भी बात न मानो। उससे सीधे संवाद करो, उससे सीधे मिलो। और तो आप कोई कहेगा कि उनसे सीधे कैसे मिला जा सकता है, वो तो मौजूद नहीं है हमारे बीच। तो वो मौजूद हैं, क्योंकि भगत सिंह अपने 7 साल के सियासी जीवन में 7 साल के सियासी जीवन में, जैसा कि आपने कहा 16-17 साल की उम्र से उन्होंने अपना, मान लीजिए अगर हम उनकी राइटिंग से शुरू कर लें तो पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या ये उन्होंने 16 साल की उम्र में 1923 में लिखा। पंजाब की एक हिंदी साहित्य परिषद थी, उन्होंने कंपटीशन के लिए लेख मंगवाए युवा विद्यार्थियों से, और उस युवा विद्यार्थी के रूप में उन्होंने वो लेख लिखा। उस समय उस लेख को 50 रुपए का पुरस्कार मिला, पहला पुरस्कार। 50 रुपए आज तो कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट करें आज की जिस मुद्रा में, तो समझ लीजिए कि वो कम से कम 5,000 रुपए का बनेगा, 5,000 से कम नहीं बनेगा। तो समझ लीजिए कि 1923 में वो इतना बड़ा अपने पहले ही लेखन से पुरस्कार जीत सकते थे। मैंने हालांकि उससे पहले उनके लिखे हुए कुछ खत मिलते हैं, मैंने अपनी दादी के नाम, दादाजी के नाम, चाची के नाम कुछ खत पोस्ट कार्ड मिलते हैं 11 साल की उम्र से। मैंने 11 साल की उम्र से उनकी पहली राइटिंग हमें मिल जाती। क्योंकि मैंने उनकी रचनाओं को एकत्रित किया है, हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, जिनका मराठी में और उर्दू में तर्जमा भी हुआ है, और इस वक्त हिंदुस्तान की 5-6 ज़बानों में उनकी कंप्लीट राइटिंग उपलब्ध। तो मैंने जो उनकी राइटिंग को हिंदी में और अंग्रेजी में मूलतः 2 ज़बानों में किया है, तो वो टोटल राइटिंग उनकी 130 है, मैंने 130 राइटिंग्स, जिसमें उनके 60 तो पत्र ही हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि भगत सिंह के 60 पत्र मिलते हैं। और जो प्रकाशन विभाग से इस बार, तो प्रकाशन विभाग ने, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने 2007 में पहली बार शहीद भगत सिंह दस्तावेजों के आईने में 1 वॉल्यूम में छापा था उसे। तब तक 100 के करीब ही राइटिंग उनकी उपलब्ध थी, लेकिन उसके बाद से 30 राइटिंग और उपलब्ध होगी। तो अब उन्होंने सस्ता साहित्य मंडल के साथ मिलकर 4 वॉल्यूम में उनको छापा है। तो पहला खंड जो है वो सिर्फ पत्रों का है, पत्रों और 3-4 उनके टेलीग्राम्स हैं और 2 कोट बयान हैं। तो ये पहले खंड में है। और दूसरे खंड में उनके हमने शामिल किए हैं लेख, और जो 20 हैं, 20 उनके बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको कहना चाहिए फुल फ्लेज, जिसको हम अंग्रेजी में ऐसे कहेंगे, वो ऐसे। और तीसरे खंड में हमने शामिल किए हैं क्रांतिकारियों के रेखा चित्र। मैंने चांद का फांसी अंक निकला था नवंबर 1928 में, उसमें बहुत बड़ा अंक था, मैंने छपा हुआ है राधा कृष्ण वगैरह से, अभी भी मिल जाता है। तो उसमें तकरीबन 300-400 पेज का वो अंक है, मोटा, लेकिन उसमें 48 रेखा चित्र क्रांतिकारियों के हैं। तो वो 48 रेखा चित्र जो है, उनमें से एक राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, वो क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित का था।
और बाकी 47 भगत सिंह और शिव वर्मा ने मिलके लिखे थे। यहाँ तक कि वो चांद के संपादक जो थे राम रक्षण सहगल, जो खुद लाहौर के थे लेकिन उनको पाला गया था झांसी में, और फिर इलाहाबाद से वो चांद और भविष्य पत्रिका निकालते थे। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर वगैरह भी थे। तो उन्होंने मातृ मंदिर भी बना रखा था एक वहाँ पे इलाहाबाद में, और उस मातृ मंदिर में स्त्रियों के लिए, बेसहारा स्त्रियों के लिए उनकी पत्नी बहुत विदुषी थी, विद्या देवी, और वो कॉलेज की प्रिंसिपल वगैरह थी राम रक्षण सहगल की। और उनके बच्चे जो है तो दिल्ली में ही रहे हैं सारे, अब तो कोई उनमें रहा नहीं है, लेकिन प्रकाशन विभाग में ही काम करती रही हैं ज्योत्सना उनकी बेटी। खैर, तो उसमें 37 रेखा चित्र जो है वो भगत सिंह के लिखे हुए हैं और 10 जो है वो शिव वर्मा के लिखे हुए हैं। तो तीसरे खंड में क्रांतिकारियों के रेखा चित्र हैं और चौथा खंड जो है वो जेल नोटबुक का है। तो मैंने कुल मिला के 130 रचनाएं उनकी मिलती हैं पत्रों के रूप में, लेखों के रूप में, रेखा चित्रों के रूप में, और उसके अलावा जेल नोटबुक अलग है। जेल नोटबुक उनकी जेल में लिखी हुई किताबों, पढ़ी हुई किताबों के ऊपर टिप्पणियां। उन्होंने जेल नोटबुक में कोई अपनी डायरी नहीं लिखी, वो डायरी के रूप में नहीं, उसमें सिर्फ जेल में वो किताबें मंगवाते रहते थे और किताबों के नोट्स लेते रहते थे, और उन किताबों के नोट्स ही जो है वही जेल नोटबुक में उन्होंने दर्ज किए हुए हैं। तो वो 100-125 पेज की नोटबुक जो है छप के सामने आई हुई है। तो कुल मिला के 4 खंडों में ये हिंदी में हुआ है, और अंग्रेजी में हमने उसको द भगत सिंह रीडर करके एक ही वॉल्यूम में करीब करीब 600 से पन्ने से ज्यादा उसके रूप में कलेक्ट किया है एक ही वॉल्यूम में, तो वो उपलब्ध है। तो मैं जब भी कोई इस बात की चर्चा करता है कि भगत सिंह को हम कैसे पहचाने, जैसे आपने ये सवाल पैदा किया कि जाना में कौन, तो भगत सिंह को जानने का सबसे अच्छा तरीका है खुद उनसे मुलाकात करना, और उनसे मुलाकात उनके लेखन के जरिए करना। तो लेखन के जरिए वैसे उनके संस्मरण भी जो है बहुत शानदार संस्मरण उनके लिखे गए हैं। वो मैंने इस तरह के खूबसूरत व्यक्तित्व थे, अभी रवि ने अजय घोष से कोट करके बताया, लेकिन उनके करीबी जितने भी उनके साथी थे उनमें बहुत सारे लोगों ने संस्मरण लिखे हैं। जैसे राजाराम शास्त्री थे, तो राजाराम शास्त्री द्वारकादास लाइब्रेरी लाहौर के लाइब्रेरियन थे, जहाँ से भगत सिंह ने सारी किताबें, ज़्यादातर किताबें लेकर पढ़ी, और वो उनके व्यक्तिगत दोस्त भी थे। मैंने लाइब्रेरियन वो अपनी जगह थे, लेकिन लाइब्रेरियन के साथ साथ इनके दोस्त थे। तो राजाराम शास्त्री बाद में कानपुर से सांसद भी रहे, MP रहे वो। तो लेकिन उनके संस्मरण जो है अमर शहीदों के संस्मरण, वो बहुत शानदार संस्मरण है। ऐसे ही शिव वर्मा की किताब है संस्मृतियाँ। तो संस्मृतियाँ में उन्होंने 8 अपने क्रांतिकारी साथियों के, खासतौर पर जो शहीद हुए हैं, उनके संस्मरण लिखे हैं। भगवान दास माहौर ने संस्मरण लिखे हैं, और मथुरादास थापर ने, सुखदेव के जो भाई थे, उनके भी संस्मरण, हालांकि सुखदेव के बारे में है लेकिन वो भगत सिंह के बारे में भी है। उसमें ज़्यादातर सारे क्रांतिकारियों के चित्र आते हैं। तो इन संस्मरणों के जरिए, अच्छा, खुद वीरेंद्र संधू की जो किताब है, उनकी सगी भतीजी भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, मैंने जिसमें उनके दादा अर्जुन सिंह से लेके भगत सिंह तक, और जो उनके वीरेंद्र सिंधु के पिता थे भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह, तो अपने सारे परिवार की हिस्ट्री लिखी। तो ये किताब तो मैंने 1967-68 में भारतीय ज्ञानपीठ बनारस से छपी थी। तो बाद में आजकल राजपाल एंड सन्स से इसके 25 संस्करण निकल चुके हैं कम से कम। तो इसी किताब में जो, हाँ नहीं, राजपाल एंड सन्स से, ये राजपाल एंड सन्स से, राजपाल एंड सन्स से, राजपाल एंड सन्स से वीरेंद्र सिंधु की 2 किताबें हैं, पत्र और दस्तावेज, और भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। तो ये पंजाब, तो इस किताब के 25 से ज्यादा संस्करण निकले, इतनी पॉपुलर किताब है ये। और इसमें सब में उनसे भगत सिंह का एक व्यक्तित्व सामने आता है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भगत सिंह पेश किया जाता है ना, ये तो कूड़ादान है, इस कूड़ेदान को फेंक देना चाहिए। और वो उस कूड़ेदान में पता नहीं क्या क्या तरह तरह के झूठ और कहानियां और क्या कुछ निकलता है, वो सब का सब कूड़ा है।
लेकिन असलियत में मैंने आप किसी व्यक्ति को कैसे जान सकते हैं? अगर तो वो व्यक्ति जिंदा है और अपने संस्मरण लिख रहा है या लोगों को इंटरव्यू दे रहा है या उसका सामाजिक जीवन सामने है, तब आप उससे जानते हैं। अगर वो व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं है, तब उसकी राइटिंग है। और दूसरे, उसके बारे में जो उसके साथ लोग रहे, नजदीक में वाकई में साथ रहे, मतलब ऐसा नहीं कि मन से गड़गड़ के साथ रहे, लेकिन जिन्होंने उसके साथ, ये सारे लोग जेलों में रहे, शिव वर्मा और ये सब तमाम लोग जो हैं, भगवान दास माहौर, ये सब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के उनके सह अभियुक्त थे। उसी में सबको सजाएं हुई, काले पानी में रहे हैं, सब जगह रहे हैं। और इनके जो संस्मरण हैं वो ऑथेंटिक, सोहन सिंह जोश के भी संस्मरण है, माई 4 मीटिंग विद भगत सिंह से मेरी 4 मुलाकातें। तो वो, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर काम किया, तो कीर्ति पत्रिका में जो सोहन सिंह जोश निकालते थे तो भगत सिंह ने उसमें काम किया है। भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका या दैनिक उनके अखबार प्रताप में भी काम किया है। महारथी में वो दिल्ली से निकलता था, उसमें कुछ उन्होंने योगदान दिया है। अर्जुन पत्रिका दिल्ली से निकलती थी, उसके संपादकीय उसमें रहे। तो ये सब लोग जो है, ये जब कोई बात कहेंगे भगत सिंह के बारे में, गणेश शंकर विद्यार्थी ने मान लीजिए भगत सिंह के बारे में कुछ कहा हो, गणेश शंकर विद्यार्थी ने तो कुछ उनका लिखा हुआ मिलता नहीं है भगत सिंह के बारे में, लेकिन उनके साथ प्रताप अखबार में सुरेश चंद्र भट्टाचार्य काम करते थे, तो सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के मिलते हैं संस्मरण। तो इस तरीके से, जैसे रवि ने जिक्र किया प्राणनाथ मेहता की वार्तालाप, मुझे मिली नहीं, मैं उसको बड़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, अगर आपके पास हो तो मुझे उसकी कापी जरूर भेज दीजिएगा। एक, लेकिन उसका जिक्र मुझे मिलता है किसी एक बहुत पुराने अखबार में, उनका एक इंटरव्यू छपा हुआ है, तो जो मुझे अभी तक मिला नहीं। तो इन लोगों ने जो लिखा है भगत सिंह के बारे में, तो वो भगत सिंह की शख्सियत को समझने का एक जरिया है, और दूसरा जरिया उनकी राइटिंग। तो इसलिए इनसे ही हम भगत सिंह को समझ सकते हैं। अब वो भगत सिंह किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, वैसा ही उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि भगत सिंह को सब लोग चाहते हैं कि भगत सिंह उनके रंग का भगत सिंह हो। वो मैंने, वो भगत सिंह अपने में था या नहीं, लेकिन एक हिंदुस्तान की जनता में, वैसे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि किसी भी एक मुल्क को कुछ ना कुछ आइकॉनिक फिगर चाहिए होते हैं। माने एक उसकी अपनी, जिसको कहते हैं ना कि नेशनल आइडेंटिटी की कुछ ज़रूरत होती है, जिसमें वो दिखा सकें कि ये हमारे देश में, हमारे समाज ने ऐसी शख्सियतें पैदा की, और वो शख्सियत बहुत गर्वशाली होनी चाहिए, जिससे अपने को जोड़ के वो कह सकें कि देखिए ये है हमारे भारत की शान। तो वो भगत सिंह, वो 23 साल की उम्र में वो भारत की शान के प्रतीक बन गए। अब सवाल ये है कि भगत सिंह थे तो खुद अपने आप में एक शख्सियत, और उस शख्सियत को अब क्या हुआ कि नेशनल मूवमेंट ने पहले, बाद में, मैंने जब कांग्रेस मूवमेंट थी, कांग्रेस मूवमेंट के वक्त से ये शुरू हो गया। मैंने भगत सिंह के जीवन काल में, उनके जिंदा रहते हुए, 23 साल की तो कुल उनकी उम्र ही थी, लेकिन उनके जिंदा रहते हुए भी उनके लेख छपते रहे। मैंने ये, क्योंकि इस बात की किसी को कल्पना मुश्किल लगती है, और क्योंकि भगत सिंह ने वो लेख अपने नाम से लिखे नहीं, मैंने सिर्फ एक लेख है जो भगत सिंह के नाम से मिलता है, या कहना चाहिए कि वो सांकेतिक रूप में उनके नाम को प्रदर्शित करता है, BS सिंधु। तो BS सिंधु नाम से इनका जो लेख है, उसको आप कोडिफाई कर सकते हैं, ये भगत सिंह सिंधु लिखा। अच्छा, ये चीज सिंधु लिखना जो है ना, ये मान लीजिए संधु है, वो माने वो कुनबे के नाम से संधु है, लेकिन भगत सिंह की भतीजी जिसने ये किताबें लिखी, उसने भी अपने आप को सिंधु लिखा, वीरेंद्र सिंधु। और भगत सिंह ने भी अपने जीवन काल में जो एक लेख अपने नाम से जाहिर किया, तो उसको BS सिंधु नाम से। तो ये सिंधु वो अपनी जातीय, जो कहते हैं कास्ट के नाम से नहीं, वो सिंधु असल में सिविलाइजेशनल नाम से, माने सिंधु अपने आप को वो सिंधु सभ्यता से जोड़ते हैं कि ये जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, सिंध की जो सभ्यता थी, तो उस सभ्यता के प्रतीक के रूप में अपने आप को देखते हैं। वो एक जाटों की एक जाति के रूप में नहीं देखते। माने यही पहले अपनी पहचान के रूप में ही वो ये साफ कर देते हैं कि आई एम ए सिविलाइजेशनल मैन, आई एम नॉट बिलोंग टू ए नैरो कास्ट और नैरो रिलीजन। तो वो मैंने सिविलाइजेशनल अपनी हस्ती
की वजह से, अच्छा फिर उनके शख्सियत में कुछ ऐसी आकर्षक बातें थी, वो आकर्षक बातें ऐसी थी कि उनका हर साथी उनको अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था। उनको लगता था भगत सिंह मेरे सबसे करीबी है। मैंने बटुकेश्वर दत्त को भी लगता था, शिव वर्मा को भी लगता था, जयदेव कपूर को भी लगता था, अजय घोष को भी लगता था, और बटुकेश्वर दत्त को भी लगता था, जतिन दास को भी लगता था। जतिन दास ने अपने प्राण जो है 13 सितंबर 1929 को जेल में, जब 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्यागे हैं, तो उनके छोटे भाई किरण चंद्र दास भी उनके साथ जेल में, उनको इजाजत मिल गई थी जेल में रहने की उनके साथ। लेकिन भगत सिंह ने अपने, जतेंद्रनाथ दास ने तो अपने प्राण त्यागे भगत सिंह की गोद में। भगत सिंह की गोद में उनका सिर था और सारे साथी बास में बैठे थे, किरण चंद्र दास भी बैठे हुए थे, और वो गीत गा रहे थे काजी नजरुल इस्लाम के उनका जो महाविद्रोही गीत जो है, विद्रोही ममवीर चिरुन्नत शीर, और टैगोर का गीत गा रहे थे, एकला चलो रे। तो ये भगत सिंह मैंने बंगला भी जानते थे, बंगला भी गाते थे, मैंने काजी नजरुल इस्लाम के गीत भी गाए और उन्होंने ये टैगोर के गीत भी गाए। तो जतिन दास इसी को सुनते सुनते उन्होंने अपने अंतिम सांस ली। तो ये मैंने, और दूसरी बात ये है कि आकर्षण उनके, आपने बात की, आपने एक बहुत अच्छा काम किया, जो आपने अपना डिजिटल पोस्ट बनाया वो बहुत ही अच्छा बनाया। उसमें आपने, हालांकि हम ही उसको प्रचारित कर रहे हैं, भगत सिंह के 4 असली चित्र लगाए। ये सबसे जरूरी बात है की जाने में कौन में। सबसे बड़ी बात ये भी है कि भगत सिंह के असली चित्र तक लोग नहीं जानते, माने उसका असली चेहरा भी लोग नहीं जानते। चेहरा भी अपने रंग में रंग के जो है लोगों को दिखा देते हैं, कोई पीली पगड़ी पहना के दिखा देता है, कोई कैसी पगड़ी कैसी शक्ल बना के दिखा देता है। भगत सिंह की ज्यादातर जो पब्लिक डोमेन में आपको मिलते हैं चित्र, वो ज्यादातर पेंटिंग बेस्ड हैं, दे आर ऑल फेक चित्र, फेक है, नकली चित्र। असली चित्र वही 4 हैं जो आप अपने डिजिटल पोस्ट में लगाए हैं। एक वो 11 साल की उम्र का है, छोटी सी वो अपने असली चित्र में वो कुर्सी पे बैठा हुआ है घर में, और एक 17 साल का है जो सफेद कुर्ते पजामे में ऊपर सर के ऊपर सफेद पगड़ी रखी हुई, और तीसरा वो जेल के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर चारपाई पे खुले केश बैठे हुए हैं, वो उनका असली चित्र है। और आखिरी असली चित्र 3 या 4 अप्रैल 1929 को खींचा है दिल्ली के कश्मीरी गेट के रामनाथ फोटोग्राफर से। वो रामनाथ फोटोग्राफर की दुकान अभी कुछ साल पहले तक थी, और वो हैट वाला जो चित्र है, वो हैट वाला कश्मीरी गेट में, हाँ। कश्मीरी गेट में राजपाल एंड सन्स के पास ही थी वो दुकान। वो उसके केस में वो केस में उनकी गवाही भी हुई थी, ये भी याद है। गवाही भी हुई थी, एग्जैक्टली गवाही भी हुई थी। तो वो सिर्फ ये 4 असली चित्र हैं। अब देखें कि मैंने वो आपके लिए ये दिलचस्प कॉलेज ड्रामा सोसाइटी के लिए और तमाम नाट्यकर्मी के लिए कि असल में जो उनका पगड़ी वाला चित्र है वो असल में ड्रामा ग्रुप का चित्र, उसमें से काट के हम लोगों ने उसको एडिट करके अकेले चित्र के रूप में हमने उसको प्रचारित किया है। लेकिन वो 5वां चित्र जो है, लेकिन वो 5वां चित्र उससे अलग नहीं, क्योंकि उस ड्रामा ग्रुप में ही वो चित्र है। वो सारका ने बहुत साल पहले, 30-40 साल पहले यशपाल का एक अंक निकाला था, उसमें यशपाल ने भी संस्मरण लिखे थे। यशपाल तो उनके साथ ही पढ़ते थे वहाँ नेशनल कॉलेज में, और साथ साथ नौका विहार भी करते थे लाहौर में रावी तट पे के ऊपर, और बड़ी बड़ी बातें भी करते थे सब आपस में। तो उसमें वो यशपाल ने वो चित्र दिए हुए हैं। तो ड्रामा ग्रुप वाला चित्र भी जो है वो यशपाल ने उसमें दे रखा था सारका में। तो उसमें सारे ही लोग हैं और बीच में भगत सिंह खड़ा हुआ है इस पगड़ी के साथ, सफेद पगड़ी सफेद कुर्ते पजामे के साथ। और वो 5-7 ड्रामों के, उनके नाटकों के करने के जिक्र मिलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी उन्होंने किया है, और हरिश्चंद्र भी शायद किया है उन्होंने, महाराणा प्रताप किया है, और एक नाटक उनका खुद सरोजनी नायडू ने देखा। सरोजनी नायडू आई हुई थी लाहौर में, और जाहिर है कि नेशनल कॉलेज जो है वो तो सारे ही नेशनलिस्टों का एक तरीके से कहना चाहिए टिकाना था, और लाला लाजपत राय ने इसे स्थापित किया था, और आचार्य जुगल किशोर उसके फाउंडर प्रिंसिपल थे। चला वो सिर्फ 5 साल, 1921 से लेकर 1926 तक, और आचार्य जुगल किशोर चले गए तो उसके बाद प्रिंसिपल शबील दास उसके प्रिंसिपल हो गए, और भाई परमानंद उसके कहना चाहिए
वाइस प्रिंसिपल भी थे, या कहना चाहिए असल में इस कॉलेज को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तीनों का दर्जा हासिल था। मैंने लाला लाजपत राय इसके चांसलर थे, भाई परमानंद इसके वाइस चांसलर थे, आचार्य जुगल किशोर इसके प्रिंसिपल थे। मैंने कॉलेज भी था और यूनिवर्सिटी भी थी और स्कूल भी था। मैंने ये 1921 में जब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की कॉल दी है, तब उन्होंने अपने नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की भी कॉल दी थी कि सब जगह अपना भारतीय शिक्षा पद्धति अपनाओ और उसके स्कूल खोलो। खुद गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ स्थापित किया अहमदाबाद में, काशी में काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ और उसी परंपरा में ये नेशनल कॉलेज स्थापित हुआ। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत जगह स्थापित हुए। तो उसमें, और गुजरात विद्यापीठ तो आज भी चल रहा है, काशी विद्यापीठ भी आज भी चल रहा है, लेकिन ये लाहौर का नेशनल कॉलेज जो है वो 5 साल में ही अपनी उम्र पूरी करके खत्म वो हो गया था। तो खैर, तो उसमें ये ड्रामा ग्रुप में, और बहुत ही जिसको कहना चाहिए सिनिक वातावरण था, बहुत वार्म एटमॉस्फेयर था नेशनल कॉलेज का। वहाँ पे मैंने एक जमाने में जेएनयू का ऐसा एटमॉस्फेयर था जहाँ मैं पढ़ाया, तो मैंने बाद में अभी, लेकिन मैं जेएनयू का छात्र भी रहा। तो 77 से 82 तक मैं जेएनयू में रह के मैंने पीएचडी किया है। लेकिन हमारे वक्त में जो जेएनयू का माहौल था वो वैसा ही माहौल था जैसा कभी नेशनल कॉलेज में रहा होगा। मैंने टीचर और स्टूडेंट आपस में दोस्त होते थे, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते थे। एक टीचर को भी इस बात की कोई शर्म नहीं थी कि मेरा स्टूडेंट मेरे से ज़्यादा पढ़ा है और मैं उससे सीख लूँगा, और स्टूडेंट को भी ये डर नहीं लगता था कि ये तो गुरुजी हैं, तो मैं गुरुजी से के सामने ज़बान न खोलूँ अपनी। तो ये एक दोस्ताना एटमॉस्फेयर जो नेशनल कॉलेज में था, वही आपको बाद में जेएनयू में आके मिला। अब तो वो जेएनयू का माहौल नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 6 साल में लगभग उसको नष्ट ही कर दिया गया है। मैंने जिस तरह की सरकार पिछले 6 साल में चल रही है हिंदुस्तान में, तो ये पूरी आज़ादी के संग्राम की सारी ट्रेडिशन को नष्ट कर देना चाहती है। इसलिए नष्ट कर देना चाहती है क्योंकि इनका हिस्सा कुछ नहीं है इसमें। ये तो गद्दार थे, ये तो आरएसएस के लोग और ये सारे लोग थे, ये तो अंग्रेजों के चाटुकार थे। इनका तो कोई आज़ादी के संग्राम से कुछ लेना देना है नहीं। तो इसलिए जो जैसी भी आज़ादी मिली थी, तो उसकी सारी परंपरा को ये नष्ट कर देना चाहते हैं। तो इसलिए जेएनयू को नष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि जेएनयू जो है वो नेशनल कॉलेज का ही एक तरीके से परंपरा का ही अगला विस्तार था। तो खैर, तो मैं ये कह रहा था कि ये सारी चीजें उसके व्यक्तित्व बनने में इन सब चीजों ने योगदान डाला है। मैंने घर का माहौल ऐसा था। एक चीज और साफ होनी चाहिए कि भगत सिंह के घर जो है बहुत अमीर समृद्ध परिवार था। ये हिंदुस्तानियों को आदत है कि जब किसी को बड़ा बनाना हो तो उसको गरीब बना दो, बिल्कुल गरीब बना के पेश करो, जैसे वो बहुत गरीब है। और उससे जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ करते हैं, कि लाल बहादुर प्रेमचंद के साथ करते हैं। प्रेमचंद भी इंसिडेंटली कभी इतने गरीब नहीं थे जितना उनको दिखा दिया जाता है। अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी उनको। मैंने स्कूल में इंस्पेक्टर थे, स्कूल के इंस्पेक्टर होने में कोई कम तनख्वाह नहीं होती। तो वो मैंने अच्छे खासे मिडिल क्लास के लोग थे। और भगत सिंह का परिवार तो बहुत ही समृद्ध परिवार था। मैंने जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वहाँ पे तो मैं जाकर आया हूँ 2007 में, उस घर को भी देखा है। तो बहुत बड़ा विशाल घर था जिसमें अब 4 परिवार रहते हैं, और 6 एकड़ का आमों का बाग था वहीं पे उनके, जो किसी ने मेरे जाने से पहले 2007 से पहले किसी ने बताया भी नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा आमों का बाग भी था। मैंने वहाँ कीमत पूछी उसमें कि, तो उन्होंने कहा आज के ज़माने में उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए होगी उस आमों के बाग। वो आमों का बाग आज भी है, आज भी है। वो उसको किसी ने नष्ट नहीं किया। जिसको भी वो अलाट हुआ होगा आगे, उसने उसको संभाला हुआ है। घर भी संभाला हुआ है। असल में जिस कमरे में भगत सिंह का जन्म हुआ था, वो 2 कमरे उस परिवार ने हेरिटेज के रूप में दे दिए, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या वहाँ की सिविल सोसाइटी ने मिलके 2 कमरों को बहुत ही, अब तो वो सोशल मीडिया पे सब कुछ आम ही मिलता है, तो वो एक यादगार बन गई है। भगत सिंह जिस स्कूल में पढ़े थे उसमें चक नंबर 105 गांव में, उस प्राइमरी स्कूल को भी हेरिटेज का दर्जा दे दिया। मैंने वो तो पाकिस्तान सरकार ने ही दिया है। और कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि उस गांव का नाम भी भक्ता वाला या ऐसा कुछ रख दिया है। उसकी तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन है
कि उस प्राइमरी स्कूल को भी 8 लाख या बहुत पैसा देके उसको रेनोवेट करके उसको हेरिटेज बनाया गया। और जिस घर में वो पैदा हुए उस घर के ही मालिक ने, वो अब तो उस घर के मालिक भी नहीं रहे, वो इकबाल थे उनका नाम था, वो एडवोकेट थे लायलपुर में ही, लायलपुर से आते जाते थे। अब लायलपुर का नाम फैसलाबाद हो गया है। तो लेकिन उस घर परिवार को उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, तो इसलिए 2 कमरे उन्होंने अपनी इच्छा से ही देके, तो उसमें पूरा एक हेरिटेज, एक एग्जीबिशन, वहाँ पे तमाम क्रांतिकारियों की, देशभक्तियों की तमाम चित्र लगे हुए हैं, एक लाइब्रेरी जैसा माहौल बना हुआ है। तो वो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर वीडियो फिल्म बनाई हुई हैं जो सोशल मीडिया पे खूब चलती रहती। तो खैर ये मैंने सारी चीज़ें, उसमें उन्होंने बचपन से एक उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला जिस एटमॉस्फेयर में एक बहुत बड़ी बौद्धिकता का निर्माण भी था। मैंने उनके घर में उर्दू के और अंग्रेजी के, पंजाबी में तो उन दिनों कम छपता था, और हिंदी के और इस तरह की पत्रिकाएं घर में आती थी। और वो 3-4 साल की उम्र से, 5-6 साल की उम्र से ही उनको पत्रिकाओं को देखने पढ़ने लगे थे। और जब उनका जन्म हुआ, भागा वाला आपने जिक्र किया, काले पानी से तो नहीं, लेकिन वो उनके चाचा अजीत सिंह जो है, उनके चाचा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय दोनों ने मिलके पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया था। आपको तो बहुत सारी चीजें नाटक के रूप में भी बहुत पसंद आएंगी इन सब चीजों के बारे में। लाला बांके दयाल ने 1907 में ये गीत लिखा था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल हुए, लुट लिया माल तेरा लुट लिया माल हुए। तो उस वक्त जो होता था, मैंने साहूकार जमींदारों को लूटता है, किसान को लूटता है, और उस वक्त 1907 का किसान भी बहुत गहरे रूप में कर्ज में डूबा हुआ था, जैसे आज का किसान डूबा। आज का किसान तो आत्महत्याएं कर रहा है, 20 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं पिछले 15-20 साल में, और उस वक्त का किसान आत्महत्याएं तो नहीं कर रहा था। और उस वक्त का किसान को लड़ने के लिए प्रेरित किया था चाचा अजीत सिंह ने। तो चाचा अजीत सिंह को, और भारत माता सोसाइटी था नाम उसका, और ज्यादातर तो उर्दू चलता था उन दिनों, तो मुहब्बाने वतन नाम था। मैंने मुहब्बाने वतन अल्टरनेटिव भी थे, वो हिंदी में भारत माता सोसाइटी कहते थे और उर्दू में मुहब्बाने वतन कहते थे। तो उसकी तरफ से वो तहरीक चलाई गई थी। उस तहरीक में बहुत जगह उन्होंने मीटिंग की, लायलपुर में, लाहौर में, और किसानों को संगठित किया, और अंग्रेज सरकार ने उनको दोनों को मांडले जेल में भेज दिया। तो वहां से 1909 में लाला लाजपत राय तो छूट कर आ गए, और उसके बाद से अजीत सिंह उनके चाचा जो थे वो तो एग्जाइल में चले गए। 38 साल तक एग्जाइल में रहे, दर बदर रहे, देश बदर रहे, लैटिन अमेरिका में रहे ज्यादा देर तक, अर्जेंटीना में रहे और बहुत सारे मुल्कों में रहे, ब्राजील में भी रहे और इटली में भी रहे। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो रेडियो था उसमें भी वो ब्रॉडकास्ट करते रहे। तो अल्टीमेटली मार्च 47 में ही वो भारत लौट आए थे, जब प्रधानमंत्री नेहरू जो है इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। उन्होंने उनको वापस बुलाया, और उसके बाद से 15 अगस्त 47 को वो डलहौजी में, वो तपेदिक के रोगी थे बहुत, तो उनकी सेहत खराब थी, तो वहीं पे नेहरू जी वाला भाषण सुन के, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, रात को 12 बजे भाषण सुना और सुबह 3 बजे के करीब उनका देहांत हुआ डलहौजी में, ठीक 15 अगस्त के दिन। तो उस परिवार से उनके ऊपर, भगत सिंह के ऊपर अजीत सिंह का असर सबसे ज्यादा था। मैंने घर में उनसे अगर किसी का कोई असर कबूल किया उन्होंने, तो वो अजीत सिंह का था। मैंने कहा यह जाता है कि वो आर्य समाज के प्रभाव में थे। उनके दादाजी आर्य समाजी जरूर थे, लेकिन वो आर्य समाजी भी थे और सिख भी थे, वो दोनों परंपराओं को निभाते थे। ये अकेली फैमिली थी पंजाब की जो बिल्कुल कन्फ्लिक्टिंग फेथ्स को एक ही समय अपनाए हुए। मैंने अमृतसर में, लाहौर में आर्य समाजियों के बीच और सिखों के बीच काफी दंगे फसाद भी होते रहे, लेकिन अर्जुन सिंह जो थे वो खुद वैद्य थे, वैद्यगिरी का काम करते थे। उन्होंने आर्य समाज को भी अपनाया हुआ था और सिख धर्म को भी अपनाया हुआ था। सिख धर्म में तो थे ही, सिख धर्म तो परिवार ही था वो। तो उसमें कारण ये था कि आर्य समाज उस समय बहुत ही एक प्रोग्रेसिव रोल था, वो एजुकेशन में बहुत प्रोग्रेसिव था। और देखिए तीनों बेटे अर्जुन सिंह के, किशन सिंह, अजीत सिंह और छोटे स्वरण सिंह, तीनों को साईं दास एंग्लो वैदिक स्कूल जालंधर में
तीनों ने 10वीं पास की वहां से। और लाला अजीत सिंह ने बाद में बरेली कॉलेज से लॉ पास किया और लॉ में फर्स्ट रैंक की। मैं उस बरेली कॉलेज में गया हूँ जहाँ पे नाम पट्टिका लगी हुई है। तो अजीत सिंह की नाम पट्टिका मैंने खुद देख कर आया हूँ कि वो 1904 में उन्होंने लॉ में टॉप किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी की लॉ परीक्षा में तो टॉप किया था। तो वो मैंने ऐसा परिवार था वो। और मैंने उन दिनों तो 10वीं पास करनी भी एक बहुत बहुत बड़ी योग्यता मानी जाती थी। तो वो इतना समृद्ध परिवार था, लेकिन उतना ही समर्पित परिवार भी था देश के प्रति, और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार था। मैंने सरदार किशन सिंह ने, भगत सिंह के पिता ने, गदर पार्टी के हीरो जो भगत सिंह के भी हीरो बने, करतार सिंह सराभा, इनके घर आते थे और इनके घर चंदा किशन सिंह ने 1000 रुपए चंदा दिया उन दिनों। 1000 रुपए चंदा 1914 में देना, आप समझ लीजिए कि आज उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए तो 50,000 से कम नहीं है। और 50,000 की कीमत का चंदा आप एक गदर पार्टी के क्रांतिकारी को दे रहे हो जो बहुत भयंकर, जिसकी अंग्रेज के साथ जिसका बहुत दुश्मनी है। और वो जज ने अपने फैसले में लिखा है, जो करतार सिंह सराभा को फांसी का फैसला है, उस फैसले में जज ने खुद लिखा हुआ है। ये मेरी एनबीटी से छपी हुई किताब करतार सिंह सराभा का जो मोनोग्राफ है, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी तीनों में छपी है। तो उसमें उस फैसले की मैंने प्रति दे रखी, वो तीनों भाषाओं में वो प्रति है उसमें। तो उसमें कहा है कि शरारती किशन सिंह ने, मैंने अपनी अंग्रेजी जो उनकी अंग्रेज की भाषा थी तो कॉलोनियल की भाषा में उसने लिखा है कि उस शरारती किशन सिंह ने इस गदर पार्टी को 1000 रुपए चंदा दिया। तो मैंने ये इस तरह का, और भगत सिंह 7 साल की उम्र में 16-17 साल के या 18 साल के करतार सिंह सराभा को देखता था, और इतना खूबसूरत, जितना खूबसूरत भगत सिंह था उतना ही खूबसूरत करतार सिंह सराभा भी। तो करतार सिंह सराभा से, और करतार सिंह सराभा के लिए तो एक उसको कहा जाता था कि ही इज लाइक डायनेमो, वो तो बिजली व्यक्तित्व था उसका। मैंने ऐसे पूरे पंजाब में, आपने भाई रणधीर सिंह का जिक्र किया, असल में भाई रणधीर सिंह ने गदर पार्टी में हिस्सा जरूर लिया था, और लेकिन करतार सिंह सराभा वो आदमी था जो 18 साल की उम्र में पूरा पंजाब जो है साइकिल पे घूम जाता था, साइकिल पे घूम जाता था और घूमता घामता रहता था। पुलिस वालों को भी खूब धोखा दे जाता था। मैंने पुलिस उससे पूछते थे कि फलां जैसे आदमी को देखा, उन्होंने कहा हाँ हाँ वो इस तरफ गया, जबकि वो खुद ही होता था। तो वो मैंने इस तरह का व्यक्तित्व था जिसका दूसरे नंबर पर प्रभाव जो उसके ऊपर पड़ा भगत सिंह के ऊपर, वो करतार सिंह सराभा था। तो करतार सिंह सराभा तो नौजवान भारत सभा जो बाद में भगत सिंह वगैरह ने बनाई, तो उसका सबसे पहला काम ये होता था जब भी वो जलसा करते थे, जैसे आजकल तो जलसा लोग शब्द इस्तेमाल नहीं करते, आजकल तो मीटिंग हो गई है, जलसा भूल ही गए हैं लोग। तो जलसे में वो स्टेज के ऊपर सबसे पहले करतार सिंह सराभा का चित्र रखते थे, उसको फूलमाला पहनाते थे, फिर अपनी जलसे की कार्रवाई शुरू करते थे। तो और एक चित्र करतार सिंह सराभे का भगत सिंह की जेब में भी रहता था। तो ये मैंने इस तरीके से भगत सिंह के व्यक्तित्व का विकास बहुत छोटी उम्र से हो रहा था। 7 साल की उम्र में ही उन्होंने सराभा को इतनी नजदीक से देखा। और आपने वो कहानियां तो सुनी हैं, लोक कथाएं हैं कि नंद किशोर मेहता जो उनके पिता के दोस्त थे, और गदर पार्टी वाले केस में जिसमें सराभा को फांसी हुई, उसमें एक्यूज नंबर 1 थे। वो असल में पहला लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है उसको। वो नंद किशोर मेहता वर्सेस मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो उसमें 61 लोग थे उस केस में। तो नंदकिशोर मेहता तो खैर बरी हो गए थे उस केस में। तो वो किशन सिंह के बहुत करीबी दोस्त थे। जब ये कहा जाता है कि भगत सिंह 3-4 साल की उम्र में ये किशन सिंह और नंदकिशोर मेहता दोनों सैर कर रहे थे खेतों में, तो भगत सिंह कुछ बीज बीज रहा था, तो हंसते हुए पूछा नंदकिशोर मेहता ने, तुम क्या करते हो भगत सिंह? तो उसने कहा दम्बुक्के बीज रहा हूँ। तो दम्बुक्के हंसने लगते हैं, मैंने बड़े लोग हंसते हैं, बच्चा अपनी जुबान में बोला दम्बुक्के, तो उसने कहा दम्बुक्के बीज के क्या करोगे तुम? तो उसने कहा दम्बुक्कों की फसल लहलाएगी और मैं अपने चाचा अजीत सिंह को आज़ाद कराऊंगा उससे, दम्बुक्कों से, तो मैंने इतनी बड़ी फसल हो जाएगी। तो ये उस तरह 3-4 साल की उम्र से उसके अंदर ऐसे प्रभाव पड़े हुए थे कि उसके चाचा के साथ अंग्रेजों ने इतनी ज्यादती की है, इस तरीके से उनको घर से बाहर कर दिया है। तो इस तरीके से फिर 12 साल की उम्र होते होते वो अपना जलियांवाला बाग कांड हो गया।
और जलियांवाला बाग कांड में भगत सिंह तब स्कूल जाते थे, लेकिन उस दिन स्कूल नहीं गए। 13 अप्रैल को कांड हुआ, 14 अप्रैल को अमृतसर लाहौर का फर्क कितना है, जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू का फर्क है, उससे कम वक्त लगता था लाहौर से अमृतसर पहुंचने में। तो मैंने वो सुबह की गाड़ी से गए अमृतसर और सीधे जलियांवाला बाग गए। वहाँ खूनो खून हालत देखी लोगों की, और खून से सनी मिट्टी एक शीशी में भर के ले आए। घर में शाम को घर पहुंच गए और उदास चेहरा देखा। तो छोटी बहन ने, बीबी अमर कौर ने पूछा, भैया तुम सारा दिन कहाँ थे, तुमने आज कुछ खाया भी नहीं। तो वो उसने शाम को भी नहीं खाया और उसने वो खून सनी मिट्टी आले में रख दी। तो ये उसने कहा ये हमारे शहीदों का खून है। और दोनों भाई बहन जो है, तो जगमोहन सिंह की माँ थी, मैंने हमारे जो सहयोगी लेखक थे भगत सिंह के सगे भांजे, बीबी अमर कौर के बेटे। तो बीबी अमर कौर 3 साल छोटी थी भगत सिंह से। मैंने भगत सिंह को जब फांसी हुई 23 साल की उम्र में, तो बीबी अमर कौर 20 साल की थी। और जो उसके पीछे भाग के वहाँ पहुंचे थे, जहाँ पे भगत सिंह को ले जाके तीनों शहीदों की लाशों को ले गए थे बॉर्डर के पास, गंडा सिंह वाला गांव में, तो वहाँ पे जाके उनको जला दिया था ऐसे मिट्टी के तेल के साथ। तो वहाँ पे पहुंचने वालों में लाला लाजपत राय की बेटी पार्वती देवी भी थी और बीबी अमर कौर भी थी। तो सैकड़ों और लोग थे जो वहाँ पे रातों रात चल के पहुंच गए थे। और फिर जली हुई उनकी आधी जली हुई अस्थियां लेकर वापस लाहौर आए थे, मैंने रातों ही रात में। कसूर, लाहौर से कसूर जो है, अब तो सारा कुछ अलग हो गया, लोगों को कल्पना ही नहीं है कि लाहौर क्या था और कसूर क्या था। और लेकिन फिरोजपुर को सब जानते हैं, लेकिन फिरोजपुर के सामने ही तो कसूर है, और अमृतसर के सामने ही तो लाहौर है, और जम्मू के सामने ही तो सियालकोट है। अब ये सारा इतिहास हमारा इतना सब कुछ बिगड़ गया, इतना सब कुछ ऐसे हो गया कि जो सामने हमारा अपना ही शहर था कुछ साल पहले तक, अब उसका नाम भी नहीं जानते। वे मुंडिया सियालकोटिया गाने भी सब भूल गए। तो वो सारा इस तरीके से था कि वो मैंने उस माहौल में भगत सिंह का व्यक्तित्व बना। और उसके बाद से मैंने 12 साल की उम्र में जब उन्होंने ये देख लिया, और उसके बाद तो काफी ज्यादा 11-12 साल की उम्र में तो उन्होंने खत तक लिखने शुरू कर दिए थे अपने दादाजी को, चाची को। और उसमें खतों में भी लिखना शुरू कर दिया था कि यहाँ अब रेलवे वाले हड़ताल कर रहे हैं। अब 11-12 साल की उम्र में लिख रहे हैं कि यहाँ रेलवे वाले हड़ताल कर रहे हैं। और उनके चाचा स्वर्ण सिंह, वो तो 23 साल की उम्र में ही जेल में तपदीक होने की वजह से, जेल के अत्याचारों की वजह से वो तो 23 साल की उम्र में ही मर गए थे, शहीद हो गए थे एक तरीके से। तो अपनी चाची को लिखते हैं कि चाची, चाचा जी का चित्र बन गया है, मैं लेके आऊंगा। वो पंजाबी में लिखा खत उन्होंने। तो उनकी चाची हुकुम कौर जो थी, स्वर्ण सिंह की विधवा, तो हरनाम कौर की पत्नी, हरनाम कौर चाचा अजीत सिंह की पत्नी थी, जो कसूर की थी, मैंने वो कसूर की थी। और वो तो सारी उम्र विधवा जैसी रही, मैंने 38 साल वैधव्य ही काटा एक तरीके से। आखिरी 5-6 महीने आए अजीत सिंह, और मार्च से अगस्त तक बस रहे, वो सेवा में गुजर गए। मैंने तबदीक के मरीज हो गए थे, वो डलहौजी में रहे उनके पास। तो वो मैंने चाची को भी खत में ही लिखा कि मैं चाचा के जी का चित्र बन गया है तो लेकर आऊंगा। तो इस तरह की चीजें 11-12 साल की उम्र में उनको ये सोझी जो है, 14 साल की उम्र में वो खत उन्होंने लिखे सारे। तो उसी के चलते 16 साल की उम्र में उन्होंने ये लेख लिख दिया, मैंने पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या, और जिसको 1933 में हिंदी संदेश में भीमसेन विद्यालंकार ने फिर खुद छापा। मैंने उनके शहादत के 2 साल बाद इस लेख को छापा। तो ये लेख तो भगत सिंह के अपने नाम से है। तो मैंने बाकी जितना वो प्रताप में कुछ लेख लिखे, युवक, मैंने युवक, और जो दूसरा लेख है विश्व प्रेम, जो 1924 और 25 में लिखे भगत सिंह ने, तो ये मतवाला निकालते थे वहां से कलकत्ता से शिवपूजन सहाय। तो शिवपूजन सहाय ने छापे, और शिवपूजन सहाय को पता था कि ये लेख भगत सिंह के। उनको जहाँ से भी ये लेख पहुंचे, वो बलवंत नाम से गए थे लेख, तो उसमें छद्म नाम से थे, तो उन्होंने खुद ही अपने बाद में ये सारी चीजें बताई कि ये लेख भगत सिंह के आए हैं हमारे पास, और फिर वो लेख छपे। और वो मैंने युवक लेख में तो मैं तो कहूँगा, अब प्रताप जी भी हिंदी के ही अध्यापक रहे हैं, मैं भी हिंदी का अध्यापक रहा हूँ, लेकिन हिंदी का अध्यापक होते हुए मैं कहता हूँ कि इतनी भयंकर हिंदी है उस युवक लेख की। मैंने संस्कृताइज्ड हिंदी, इतनी संस्कृताइज्ड हिंदी है
कि एक हिंदी के अध्यापक को भी उसके लिए डिक्शनरी हिंदी की देखनी पड़ती है, जिससे क्योंकि दादाजी ने संस्कृत की घुट्टी पिला रखी थी भगत सिंह को। तो दादाजी क्योंकि बहुत ज्यादा उस तरह से सांस्कृतिक थे, तो भगत सिंह ने लिखा है कि मेरे संस्कृत में तो 150 में से 110 अंक आए हैं और अंग्रेजी में 150 में से 68 हैं, लेकिन मैं पास हूँ। मैंने अंग्रेजी, जो अंग्रेजी उनकी कमजोर मानी जाती थी, उस अंग्रेजी में उन्होंने बाद में सारा कुछ ही लिखा। ये जो भाई मैंने एथियस्ट भी है, ये भी सब अंग्रेजी में लिखा। और अंग्रेजी के स्पेलिंग की उनकी एक गलती आज तक कोई आदमी नहीं निकाल सका। जितनी भी उसकी वो सारी अंग्रेजी थी, वो इतनी एक तरीके से शुद्ध अंग्रेजी थी। माने उनकी उर्दू भी शुद्ध थी, हिंदी भी शुद्ध थी, अंग्रेजी भी शुद्ध थी, पंजाबी में गड़बड़ थी। पंजाबी के जो उनके खत हैं, तो उनके गुरुमुखी में जो लिखे हुए हैं, तो उसमें स्पेलिंग की बहुत गड़बड़ी है। तो वो स्पेलिंग उनको पंजाबी, असल में उन्होंने खुद पंजाबी अपने स्कूल वगैरह में तो पढ़ी नहीं थी। जब वो सिंह सभा मूवमेंट चल रही थी और ननकाना साहब में मूवमेंट चल रही थी, तो उस वक्त उन्होंने पंजाबी सीखी थी अपने से ही, घर में ही। और वो इसलिए भी सीखी थी क्योंकि चाची हुकुम कौर को पंजाबी के अलावा कुछ आता नहीं था। तो वो मैं इतनी बातें आपसे कर सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन मैं जब मुझे का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, मैं मुझे इतना बताएं कि जिसमें मैं खत्म करने की कोशिश अब चाहें तो अभी मैं थोड़ा समेट दूं इसको। जी जी जी। हाँ, तो मैं 2-4 मिनट में समेट देता हूँ इसको। जी, जी, तो मैंने बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि की जाना मैं कौन या मैं भगत सिंह क्या थे, तो मैं समझता हूँ कि उसको उनको समझने के सिर्फ सबसे अच्छे तरीके यही हैं कि किसी की भी व्याख्या को आप मत मानो। हो सकता है आपको व्याख्या अच्छी लगे, अगर आपको व्याख्या तर्क के तौर पे अच्छी लगती है, आप उससे सहमत आप मान भी सकते हैं, लेकिन भगत सिंह को एक व्यक्तित्व के रूप में समझने के लिए व्याख्या के ऊपर मत जाइए। वो मेरी, क्योंकि मेरी भी अपनी व्याख्या है, मैं कह रहा हूँ मेरी व्याख्या भी मत मानिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरी व्याख्या मत मानिए आप। अगर आपको तर्क से मेरी व्याख्या ठीक लगे तो मानिए, नहीं तर्क से ठीक लगे तो मत मानिए, लेकिन आप भगत सिंह को डायरेक्टली कन्फ्रंट करिए, उनकी राइटिंग पढ़िए और उनके साथियों के उनके बारे में संस्मरण पढ़िए और उनकी जो एक्टिविटीज है। मैंने कामरेड रामचंद्र की एक किताब है जो भगत सिंह के सबसे करीबी लोगों में से, क्योंकि नौजवान भारत सभा के वो रामचंद्र प्रेसिडेंट थे और भगत सिंह सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने मिलकर बनाई थी। तो कामरेड रामचंद्र तो बेचारे सारी उम्र जो है वो पार्टीशन पूर्व पंजाब में भी एमएलए रहे, पार्टीशन के बाद वाले पंजाब में भी एमएलए रहे, जब हिमाचल बन गया तो हिमाचल में भी एमएलए रहे। तो उन्होंने अपनी जेब से खर्च करके, प्रताप जी को शायद मालूम होगा, तो वो मैंने अपनी जेब से खर्च करके हिस्ट्री ऑफ नौजवान भारत सभा अच्छे सारे लिखी उन्होंने, 2 किताबें और लिखी। मैं तो उनसे मिल नहीं पाया, मैं तो उनके बेटे से ही मिला और उनके बेटे भी अब नहीं रहे, तो उनके बाकी परिवार के कुछ लोग हैं। तो अपने जेब से खर्च करके, अपनी तरफ से इतना शोध करके वो सारी किताबें लिखी। उनके ऊपर निर्भर करिए, वो उनका सच्चा इतिहास है जो उनके साथियों ने लिखा है, और उससे उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाइए वो कौन थे। आप अपने से फैसला करिए, कोई किसी की भी मानने की जरूरत नहीं। आप भगत सिंह की राइटिंग से जो आपको ठीक लगे उसको देखिए, और जो उनके साथियों ने लिखा है उसको देखिए, और उसके बाद से जैसा भी चित्र आपके मन में भगत सिंह का बने, वो वामपंथी बनता है, दक्षिणपंथी बनता है, कम्युनिस्ट बनता है, कम्युनिस्ट विरोधी बनता है, जो भी बनता है उसको आप मान लीजिए। बस मैं समझता हूँ कि यही एक तरीका है भगत सिंह को ये जानने समझने का कि की जाना मैं कौन, तो वो यही है। भगत सिंह तो खैर अपने बारे में खूब जानते थे, उन्होंने कोई भी अपने बारे में स्पष्टता नहीं रहने दी। मैं आपको इस खैर भाई मैंने, अच्छा बस ये आखिरी बात ये कहता हूँ, आज 27 सितंबर है। आज के दिन 27 सितंबर 1931 को द पीपल के लाहौर से जो निकलता था, लाला फिरोजचंद जिसके एडिटर थे, जिसको स्थापित किया था लाला लाजपत राय ने, उसके 27 सितंबर 1931 के अंत में YMN एथियस्ट का सबसे पहला पब्लिकेशन हुआ। आज मैंने अपने फेसबुक पेज पे उसी पेज को डाला हुआ है, और आज मैंने कहा कि इस लेख को छपे हुए आज 89 ईयर हो गए, और उसमें उन्होंने वो स्पष्ट किया है कि वो मैंने भाई रणधीर सिंह वाला जो मामला था, तो भाई रणधीर सिंह के मामले में, क्योंकि भाई रणधीर सिंह ने भी बाद में अपने संस्मरण लिखे। अब ये की जाना मैं कौन, इस संदर्भ में भी समझना जरूरी है कि आपने थोड़ी सी चर्चा की भाई रणधीर सिंह की। भगत सिंह इतने, मतलब कहना चाहिए शार्प थे दिमाग के, कि उन्होंने रणधीर सिंह के साथ बातचीत के बाद ये अंदाजा लगा दिया कि
अगर मैंने इस मुलाकात का कोई विवरण ना लिखा तो मुझे कुछ का कुछ बना के पेश कर दिया जाएगा। इतनी शार्पनेस से समझ के उन्होंने 4 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी भाई रणधीर सिंह, क्योंकि भाई रणधीर सिंह को उस दिन जेल से छूटना था, तो जेल से छूटने से पहले 2 घंटे उनको मिल गई इजाजत, तो 2 घंटे बातचीत कर ली और 5 और 6 अक्टूबर को लिख दिया उन्होंने ये लेख, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मैंने नहीं लिखा तो भाई रणधीर सिंह कुछ का कुछ बना देंगे। और वही हुआ बाद में। भाई रणधीर सिंह ने जो अपने संस्मरण लिखे उसमें ये लिख दिया कि भगत सिंह ने अपनी पश्चाताप किया मेरे सामने, अपनी गलती मान ली और कहा कि जब वो फांसी पे चढ़े तब तक उनकी 6-6 इंच दाढ़ी हो गई थी, जो सरासर झूठ है। मुझे ये कहते हुए थोड़ा मतलब मुश्किल कहना तकलीफ दे लगता है कि मैं भाई रणधीर सिंह की बात को इस तरह से काटूं, क्योंकि भाई रणधीर सिंह की इज्जत हम भी करते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि इतना आदमी को अंधा कर देती है कि वो तर्क को तर्क कर देती, तर्क के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। मैंने जिस भगत सिंह ने उनके साथ वार्तालाप किया बहुत अच्छे तरीके से, सब चीजों में उन्होंने भी जो सवाल किए होंगे उनका जवाब भगत सिंह ने दिया, वाई मैंने किस में दिया कि अगर भगवान है तो फिर ये इतनी गरीबी क्यों है। मैंने मामूली तर्कों से उन्होंने अपनी बात सिद्ध की है कि मैं नास्तिक हूँ कन्विक्शन से। किसी ने कहा कि तुम तो भगत सिंह बड़ी, सब लोग ऐसी बातें करते हैं, जब मरने का वक्त आएगा ना तब देखेंगे, तब तुम देखेंगे भगवान को याद करते या नहीं। तो आखिरी सेंटेंस है उस वाई मैन एथिस्ट के महोदय ऐसा नहीं होगा। अगर इस बात के लिए मुझे अहमन्य समझा जाए तो समझ लिया जाए। इफ पीपल थिंक आई एम ईगोटिस्ट, then let people believe that I am egotist. But I will not believe in God at any time. तो ये चीज उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाई। उनके करनी और कथनी में जरा भी फर्क नहीं था। इसी से भगत सिंह इतना बड़ा व्यक्तित्व बना, क्योंकि नेशनल मूवमेंट के हर आदमी में आपको फिसलन मिलेगी, बड़े से बड़े, चाहे नेहरू हो चाहे गांधी हो। गांधी जी भी कभी कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जिसमें कहीं ना कहीं फिसलन ना हो, या नेहरू में फिसलन ना हो। भगत सिंह में आपको कहीं फिसलन नहीं मिली। जिंदगी भी छोटी थी, इसलिए उन्होंने अपने लिख भी दिया था कि आज तो मुझे सब इतना जानते हैं, कल को मेरी कमजोरियां अगर सामने आ गई तो लोग क्या समझेंगे। तो भगत सिंह को मालूम था कि इंसान के अंदर कमजोरी होती है, हो सकती है, लेकिन उसको अपनी कमजोरी सामने आने से पहले ही वो शहीद हो गए। तो इसलिए वो बिल्कुल एक तरीके से जिसको कहना चाहिए कि पवित्र रूप में जो है वो बचा रह गया। अब वो भगत सिंह जैसा पवित्र रूप तो तभी हो सकता है कि जब आप सिर्फ उतनी ही जिंदगी जिए जिसमें कोई फिसलन ना हो, कोई कमी ना हो, कोई कमजोरी ना हो। तो वो भगत सिंह की उस छोटी सी जिंदगी में नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और अगर इसके ऊपर आगे चर्चा हो तो स्वागत है। शुक्रिया। रवि, रवि जी सर, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेसर चमन लाल जी आपने बहुत बढ़िया बातें कही। कुछ ऐसे पहलू मेरे सामने भी पहली बार आए जो मैंने नहीं पढ़े होंगे। हालांकि इस समय मैं भगत सिंह नाटक कर रहा था, त्रियालेडी जो डॉक्टर सिद्धू का था, उस समय मैंने भगत सिंह को जानने के लिए कम से कम उनके ऊपर और उनकी लिखतें और उनके आर्टिकल्स और उनके ऊपर चिट्ठियां, ये सब मैंने पढ़ी थी। लगभग 40-50 किताबें मैंने उन दौरान भगत सिंह को जानने के लिए पढ़ी थी। मैं उनके खड़गड़ कलां घर में भी गया था, हुसैनी वाला भी गया था, और एक परमिशन टाइप उनसे लेने के लिए, और एक लगभग 6-7 महीने में भगत सिंह को पढ़ता रहा। लेकिन आपकी जानकारी मेरे से बहुत ज्यादा है, और जितना मैं पढ़ सका इतना मैं जान सका भगत सिंह को मैंने अपनी भूमिका में बताने की। हालांकि बहुत से भगत सिंह की लाइफ, भगत सिंह बारू जैसे हम लोग बोलते हैं, जो जेल का जो उसका जो सफाई करने वाला काम आता, उसको अपनी माँ कहते थे। और उसने पूछा भी, आप मुझे माँ क्यों कहते हो? तो उसने कहा था कि मेरी दादी ने जब मैं छोटा था, मेरी दादी ने मेरे पोतरे बदले थे, मेरे 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 सफाई की थी, मेरे गंद मूत्र साफ किया था। यहाँ पर जेल के अंदर मेरी कोठड़ी में, मेरे इस बाथरूम के अंदर जो गंद है वो तू साफ कर रहा है। तो जो मेरी दादी करती थी वो तू कर रहा है, तो तुझे मैं माँ ना कहूँ तो क्या कहूँ। तो ऐसी विचारों का आदमी था हमारे बीच में। और प्रोफेसर चमन लाल जी बहुत अच्छी बातें कही है। हम ओपन इसको करेंगे, अभी डॉक्टर प्रताप सहगल जी हमारे बीच में आएंगे, उसके बाद हम ओपन सेशन रखेंगे। जो सवाल हमारे बीच में आएंगे, ऑडियंस में से कोई भी सवाल पूछ सकता है, वो सेशन हम लोग रखेंगे। अब मैं डॉक्टर प्रताप सहगल जी को कहूँगा, वो वरिष्ठ नाटककार हैं हिंदी के,
और भगत सिंह पे भी उन्होंने काफी रिसर्च की है, उन्होंने नाटक लिखा है भगत सिंह के ऊपर, डॉक्टर प्रताप सहगल। दोस्तों और प्रोफेसर चमनलाल जी, आपके बाद बोलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतनी मालूमात मेरे पास नहीं है, लेकिन जितनी भी मालूमात मेरे पास हैं उसके बिना पर मैं कुछ बातें ज़रूर कहूँगा। और मैं बजाय उन मालूमात में जाने के, क्योंकि वो तो आपने इतनी विस्तार से बता दिए हैं कि अगर मैं कुछ थोड़ी सी बता भी दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब आप एक क्रिएटिव प्रोसेस में होते हैं तो आपके पास जो बहुत सारी जानकारियाँ आती हैं, आपको उन जानकारियों को छानना पड़ता है और उन जानकारियों को छान कर आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना है, क्रिएटिव डॉक्यूमेंट तैयार करना है जो ड्रामा के रूप में या उपन्यास के रूप में या और किसी कहानी के रूप में आए। मैं तो एक ड्रामा के रूप में मेरा डॉक्यूमेंट आया रंग बसंती के नाम से। ये बात 1981 की है। अब 1981 में आप क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता कि आप तब तक भगत सिंह पर इतना काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या अभी शुरुआत ही की थी, क्योंकि इस बात को अब 40 साल हो गए हैं। लेकिन तब जो मेरे पास किताबें जो मुझे उपलब्ध हुई, जिनका आपने भी जिक्र किया बहुत सारी किताबों का, वो किताबें मैंने अपनी हासिल की और जो नेशनल आर्काइव्स में जो फाइलें थी उनके कोर्ट केसेस की और जो भी मटेरियल था वो मैंने जाकर वहाँ पर देखा, पढ़ा, छाना। और उन दिनों वो कोई क्लिक करने वाले फोटो वोटो नहीं होते थे, तो बैठ के वहाँ नोट करता था, जो जो मेरे काम की चीज़ें होती थी उनको मैं नोट करके लाता था। और मैंने वही होता था कि क्रिएटिव प्रोसेस में आपको छानना है, और छानने में ये है कि भगत सिंह का जीवन भी आए और उसके आसपास के जो लोग थे वो भी एक तरह से बिल्कुल उससे ओवर शेडो ना हो जाए, उनका व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं आता रहे। क्योंकि जब हम रंग बसंती की मैं बात करता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, उसमें भगवती चरण वोरा भी थे, उसमें यशपाल भी थे, उनके जो सारे सहयोगी हैं जिनका आपने जिक्र किया है वो सब लोग थे, शिव वर्मा भी थे। तो मैं यहाँ दिल्ली में, मेरे पास उस समय मनमथनाथ गुप्त थे, जीवित थे, तो उनके पास मैं ज़रूर गया था और उन्होंने अपनी किताब भी मुझे दी थी और मैंने पढ़ी भी थी, और उन्होंने अपनी जो भी उनके पास जानकारियाँ थी वो उन्होंने बताई, या और जहाँ जहाँ से मुझे जानकारियाँ मिल सकती थी वो बताई। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि अगर भगत सिंह को जानना है तो आप किसी की मत मानिए, आप वही मानिए जो भगत सिंह ने कहा है, यानी या भगत सिंह ने कहा या भगत सिंह के समकालीनों ने कहा है। आज हो सकता है हम जो कह रहे हैं या आप प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं, हो सकता है आप अपने जो पॉलिटिकल आपकी थिंकिंग या आपकी जो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है उसके चलते हुए थोड़ी सी बेईमानी कर दें, या जैसे और लोग बहुत बेईमानी करते हैं, या मैं भी बेईमानी कर दूं, मत मानिए उसको। ये जो प्रोसेस है ये शुरू ही जिस आर्य समाज का आपने जिक्र किया है वो आर्य समाज, ये प्रोसेस ही मुझे लगता है आर्य समाज से शुरू होता है। आर्य समाज की एक बड़ी खास बात यह है कि वो आस्थाशील होने के बावजूद भी वो कहीं भी जो तर्क है, जो लॉजिक है, उसको खारिज नहीं करता। वो ये सिखाता जरूर है कि आप तर्क कीजिए, अगर आपने शक्ति ही नहीं है तर्क करने की तो आप रोज हवन करते रहेंगे और आप रोज जो है वो आस्था से मत्था टेकते रहेंगे, उससे आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों में तर्क करने की क्षमता होती है, जिनकी समझ इस तरह की जिनको उपलब्ध होती है, वे लोग तर्क करके अगर वो आगे बढ़ते हैं उनको आगे रास्ता क्या होगा। हमारे यहाँ जो फिलॉसफी, जिस तरह की जो फिलॉसफी, जिसको आप गीता की फिलॉसफी कहते हैं या कर्म की फिलॉसफी कहते हैं, वो क्या है? वो यही तो है ना कि जो आपके कर्म है वही आपको मिलेगा। मुझे लगता है ये जो फिलॉसफी है यही फ्लॉड है। ये फिलॉसफी जो स्टेटस को, जो स्टेटस को है उसको सपोर्ट कर रही है कि जो अगर कोई गरीब है तो उसको गरीब इसलिए रहना है कि उसके कर्म ऐसे हैं, उसका कुछ नहीं होगा, बदल नहीं सकता उसको। अच्छे कर्म करेगा तो फिर कहीं कभी कुछ मिलेगा तो मिलेगा। और जो आज बड़े संपन्न हैं, जिनके पास बहुत धन है, चाहे वो जैसे भी बने हों, लूट खसोट करके बने हों, अन्याय करके बने हों, लेकिन वो कहा ये जाएगा कि उनके कर्म ऐसे हैं। तो ये जो कर्म वाला मामला है मुझे लगता है बड़ा फ्लॉड मामला है। और इसको सोचते सोचते जिससे मैं भी ऐसे पहुंचा कि भाई इसके आगे फिर आगे क्या, व्हाट एल्स। अगर ये सिस्टम जिंदगी को नहीं चला सकता, ये सिस्टम अगर समाज को नहीं चला सकता, तो कौन सा सिस्टम है जो समाज को चलाएगा। तब आपको कुछ ऐसी सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसको आप मार्क्सवाद कहते हैं या जिसको आप लेफ्ट फिलॉसफी कहते हैं या और बहुत सारे, तब आप उसमें प्रवेश करते हैं।
लेकिन मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आप वहां भी स्टकअप हो गए, इवन देन यू आर स्टकअप, फिर भी, क्योंकि वो फिलॉसफी लेवल पर तो आप बहुत सारी बातें, लेकिन जब वो फिलॉसफी एक व्यवहारिक रूप में आती है, चाहे वो जो कर्मवाद की बात की मैंने, जब वो भी व्यवहारिक रूप में आता है तो वो भी कहीं ना कहीं इनजस्टिस की ओर जाता है। और जब ये भी व्यवहारिक रूप में आती है, जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है, ये भी कहीं ना कहीं इनजस्टिस की ओर जाती है। तो वहाँ वो दोनों इनजस्टिस कहाँ कम कितना ज्यादा ये अलग बात है, क्योंकि उसमें मनुष्य का जो रोल है, मनुष्य की जो भूमिका है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब मनुष्य की भूमिका को हम कई बार जो है खारिज कर देते हैं। अब ये नहीं समझते कि जो मनुष्य है वो केवल आइडियोलॉजी से नहीं चलता, उसके बहुत पुल्स एंड प्रेशर्स, उसके बहुत सारी थिंकिंग, जिस पर आप जिक्र कर रहे थे कि वो 27 साल की उम्र में, जो 23 साल की उम्र में भगत सिंह शहीद हो गए, अगर वो लंबा जीते तो शायद उनके भी वो जो कुछ शॉर्ट कमिंग जिंदगी में आती हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी ग्रो करता है, जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है, तो बहुत सारे उसको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ लगता है कि हाँ यहाँ मैं विचलित हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो कर जाता है। तो वो शॉर्ट कमिंग्स उनके सामने नहीं है, इसलिए हमारे सामने एक बहुत बड़े आइकन के रूप में आते हैं और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये हम कैसे इसको कह सकते हैं कि वो 23 साल में नहीं शहीद होते, 33 में होते या 53 में होते, वो तो जो होना था वो हुआ। और उसमें जो जिस तरह के वो आइकन बनते हैं, उस आइकन्स को बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अपनी अपनी तरफ से खींचने की, ये जो की जाना में कौन का इन्होंने, रवि ने जो इसका टाइटल दिया था, मैंने इस बार भी एतराज किया था। मैंने कहा था कि की जाना में कौन, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो जाके बुल्ले शाह के साथ जुड़ जाता है। बुल्ले शाह जो है वो एक सूफी कवि थे, और वो सूफियाना और जो जिस तरह की सोच भगत सिंह रखते थे, वो वहां से भी थोड़ी अलग, थोड़ा शिफ्ट है उसमें। भले ही सूफियाना जो सोच है, वो जो और सगुणवादी जो सोचे हैं या जो निर्गुणवादी सोचे हैं, उनसे थोड़ी सी वो लिबरल है, उदार जरूर है, लेकिन ये जो सोच है हमारी, जो ये थोड़ी उससे अलग है। इसलिए भगत सिंह को ये जो की जाना में कौन, ये भगत सिंह की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है हम लोगों की प्रॉब्लम। ये हम आज उसको कि वो पता नहीं क्या है, तो ये की जाना में कौन ने, की जाना वो कौन, तो ये प्रॉब्लम है कि की जाना वो कौन। अब वो बिल्कुल सही है, अगर की जाना वो कौन, तो आप उनको उनकी नजर से ही पहचानने की कोशिश कीजिए। वो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की, जितनी भी चीजें मुझे उपलब्ध हो सकती थी। शिव वर्मा की किताब मुझे उपलब्ध हुई, और कुछ चीजें मुझे बहुत, भगवान दास माहौर की आपने जिक्र किया, वो बहुत सारी पुस्तकें मुझे उपलब्ध हुई और मैंने पढ़ी, जो भी किताबें वहाँ उपलब्ध हुई। क्योंकि मेरा जन्म तो 1945 का है, मैंने भगत सिंह को देखा नहीं, लेकिन भगत सिंह के बारे में जो बीज मेरे मन में डाले थे, वो मेरे पिता ने डाले थे। ना सिर्फ भगत सिंह के बारे में, बल्कि ऊधम सिंह मल्होत्रा के बारे में, और नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में। और वो कहते थे कि ये जो आज़ादी आई है, ये मत समझना कि ये गांधी की वजह से आई है। वो बहुत विरोधी थे, गांधी के बहुत विरोधी थे, नेहरू को भी पसंद नहीं करते थे, जिन्ना को तो करते ही नहीं थे, नेहरू को भी पसंद नहीं करते थे, और पटेल को भी नहीं करते थे। वो कहते ये अपनी सिर्फ कुर्सी के लिए कि हम आज ये बन जाएं, हमें सत्ता मिल जाए, सत्ता में आने के लिए इन लोगों ने समझौते किए हैं और गलत समझौते किए हैं। लेकिन उसका खमियाजा तो हम लोगों को भुगतना ही पड़ा। मुझे नहीं पता आपका जन्म कहाँ हुआ, इधर हुआ या उधर हुआ, लेकिन अगर उधर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। अगर नहीं भी हुआ है तब भी कहानियां आपके सामने हैं। तो वहां से जो बचपन से आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है, इन चीजों को समझना शुरू करता है, तो वो फिर धीरे 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 विकसित होती हैं। इसलिए मैं जो गीत थे, मैं उन गीतों में भी ज्यादा नहीं किया, मैंने अपने अपने उसको उस फिलॉसफी में, उस फिलॉसफी को अपने माध्यम से, अपने गीतों से, अपने संवादों से रिक्रिएट करने की कोशिश की। और बेशक मैंने कुछ संवाद जो हैं वो वहां से लिए जो नेशनल आर्काइव में अवेलेबल थे। वो जो कोर्ट के संवाद हैं या जो कोर्ट के जो डिस्कशंस हैं, जो फैसले हैं, वो मैंने जरूर वहां से लिए। लेकिन ये था, अब जैसे सिद्धू जी ने तो 3 उसके लिख दिए पार्ट इनके लेकर भगत सिंह को, लेकिन मुझे लगता था कि ये करेगा कौन इसको।
आप आज जमाना ये है कि आप अगर अपनी बात कहना चाहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी 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 ब्रीफ एंड वेरी डायरेक्ट। इतना बहुत अगर आप जलेबी की तरह से काटते रहेंगे या बहुत विस्तार में चले जाएंगे तो लोग बोर हो जाते हैं और चले जाते हैं। आपको तो अपनी बात पहुंचानी है। और आज मीडिया के ज़माने में जहां बहुत तुरंत फुर्त चीज़ों को समझाने की कलाएं विकसित हो गई हैं, तो हमें उसके साथ भी तालमेल बैठाना है और अपनी बात भी जो है कहनी है, अपनी बात भी नहीं छोड़नी है। तो ये मैंने, हालांकि 40 साल पहले मीडिया इतना विकसित नहीं हुआ था जितना आज विकसित है, लेकिन फिर भी मेरे ये मन में था, हालांकि ये भी एक बायोग्राफिकल प्ले है, मेरा भी बायोग्राफिकल प्ले है और वो मुझे करना पड़ा और उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। बायोग्राफिकल प्ले लिखने में बहुत समस्याएं हैं क्योंकि आपके पास मटेरियल इतना अवेलेबल हो जाता है, इतनी चीजें आपके पास उपलब्ध हो जाती हैं कि आप क्या छोड़ा, लालच बहुत होता है कि ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए, लेकिन अंततः आपको कुछ चीजें छोड़ना पड़ती हैं और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं लेकर आपको वो सारा ताना बाना बुनना पड़ता है और उसमें से भगत सिंह को निकालना पड़ता है। वो मैंने कोशिश की जरूर निकालने की। और आप जो बातें आपने कही हैं कि मेरी उससे कहीं असहमति नहीं बन रही, क्योंकि जो जिस तरह की उनकी सोच थी, वो सोच जो आप कह रहे हैं वही थी। तो उस सोच को आप इधर खींच रहे हैं, उधर खींच रहे हैं, क्या जरूरत? क्यों? आप उनको पढ़िए ना। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं और आप उसको अपने रंग में ढालने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके वेस्टेड इंटरेस्ट है, आपके कुछ पॉलिटिकल जो है एम्बिशंस हैं जो भगत सिंह के नाम पर पूरी हो सकती हैं, वो आप कर रहे हैं। अब एज ए राइटर, एज ए छोटा मोटा थिंकर, हमारी ऐसी ज़रूरतें तो नहीं है कि हम इनको सही जो चीज़ें हैं उनको हम गलत पर्सपेक्टिव में पेश करके और हम कुछ अपनी वो निकालने, अपने अपने इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो अगर आप वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं छोड़ते हैं या आप बिल्कुल सही कहा, अगर आप वो धार्मिक आस्था नहीं छोड़ते हैं, आस्था का मामला जो है बड़ा पेचीदा भी है और बड़ा सीधा भी है। सीधा ये है कि आस्था है, हमारी तो आस्था है, अब आस्था है तो क्या करेंगे? आप कुछ भी कर लीजिए आस्था में, तो कुछ भी, आस्था में तो राम मंदिर बन गया आज, अब आस्था है। अब ये जो आस्था वाला मामला है, इसमें तो आप फिर प्रश्न नहीं कर सकते, वहां आप केवल मत्था ही टेक सकते हैं। और अभी भी जितने भी लोग, चाहे वो गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, इवन आर्य समाज में जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो सब लोग कर्म कांड में तो पड़े हुए हैं ना। कर्म कांड के बियॉन्ड जो है वहां तक भी तो पहुंचिए। अगर आप कर्म कांड के बियॉन्ड निकलेंगे और फिर उससे आगे निकलेंगे, तब ये चीजें समझ में आएंगी कि सिस्टम क्या है, सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, वेस्टेड इंटरेस्ट कहाँ कैसे काम करते हैं और उसके साथ मनुष्य की जो अभिलाषाएं हैं वो उसको किस तरह से कंप्रोमाइजेस पर कहाँ मजबूर करती हैं। तो ये जो एक द्वंद्वात्मकता है बिटवीन द आइडियोलॉजी एंड बिटवीन द पर्सनल इंटरेस्ट, ये द्वंद्वात्मकता को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये हमारी एक लिटरेचर की प्रॉब्लम होती है कि आप उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम भगत सिंह के सामने नहीं आई, क्योंकि अभी उनके जो थोड़े बहुत उनको इंटरेस्ट डालने की कोशिश की, उसके पिता ने उनके कोशिश की कि भाई आओ भैंसे संभालो, डेयरी संभालो, डेयरी बहुत बड़ी उनका भैंसों का बिजनेस था कि वो संभालो, तुम कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, तुम्हारे चाचा जी लड़ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वो नहीं माने और वो भाग गए घर से खत छोड़कर। तो ये शादी की तैयारियां कर दी, वो भी छोड़ के भाग गए। तो उन चीजों को, उनका दुनियावी जो था जो ख्वाहिशें होती हैं, उन ख्वाहिशों को छोड़ के उनको एक सीधा मकसद था। ये जो भगत सिंह का आज जो हम याद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमको उसी रूप में याद करें जो थे। आप मत मानिए, हो सकता है आज हालात बदल गए हैं, बहुत सारी चीजें दुनिया में बदल गई हैं और व्यवस्थाएं बदल गई हैं, वो व्यवस्थाएं वहां नहीं थी। संभव है कि भगत सिंह मान लीजिए आज जीवित होते तो शायद वो भी रीथिंक करते। बहुत सारे इवन जो लेफ्ट थिंकर हैं उनमें वो भी रीथिंकिंग हो रही है।
जो नक्सलाइट मूवमेंट तक तो वहां भी रीथिंक खत्म हो गई या फिर भी रीथिंकिंग शुरू हो रही है बहुत सारी जगहों पर। तो ये जो रीथिंकिंग शुरू होती है वो बहुत अब जो सारा ग्लोबल हमारे पास जो पूरा परिदृश्य है, तो आप उससे कटके तो आप नहीं रह रहे हैं ना, आप विद इन दैट ग्लोबल अब उसमें आप कितना कर सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि नहीं, ये बेसिक्स हम लोग नहीं छोड़ सकते, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। मसलन हम अगर कोई फिलॉसफी स्टेटस को की जो बात करती है तो दैट हैज टू बी रिजेक्टेड। अगर चेंज की बात करती है तो चेंज इन विच डायरेक्शन, दैट हैज टू बी इवेल्युएटेड। तो ये जो चीजें हैं इन पर आज हम लोगों को जरूर गौर करने की, वो आज टॉपिक नहीं है आज तो हम भगत सिंह को, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ मान लीजिए भगत सिंह जैसा व्यक्ति भी आज होता तो जरूर इन बातों पर सोच रहा होता। हम भी आज शायद ऐसा सोच रहे हैं कि अब बियॉन्ड नाउ दैट वेयर वी कैन गो, हाउ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम हियर। तो ये एक समस्या हमारे सामने आती है। और बाकी वहाँ उनको जो समझना है वो, क्योंकि आइकन तो हैं ही, बहुत बड़े आइकन हैं, जो भी हमारे यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनसे मैं तो बार बार यही गुजारिश करता हूँ कि आप भगत सिंह के पास जाइए, आप हमारे पास भी मत आइए, प्रोफेसर चमन लाल के पास भी मत जाइए, कहीं मत जाइए, आप भगत सिंह के पास जाइए। और वो भगत सिंह जो जिस रूप में आपको उपलब्ध होता है आप उसको स्वीकार कीजिए, उसके बाद आप हमसे आके बात कीजिए। लेकिन मुश्किल ये है कि ऐसा लोग करते नहीं हैं। जब लोग करते हैं तो वाकई उनमें परिवर्तन आता है, और लोग नहीं करते हैं तो वो फिर आस्थाओं में पड़े रहते हैं, और या वो अपने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से उस तरह की पॉलिटिकल बातें करते रहते हैं। तो ये एक समस्या जरूर है आज। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। अगर आप मुझे 40 साल पहले मिले होते तो शायद मैं कुछ अपने नाटक को कुछ चीजें शायद एक, या अभी सोचूंगा कि इसमें अगर कहीं कुछ और एक आध सीन का या इस तरह से बदल सकता है या बन सकता है। लेकिन मैं बहुत विस्तार में जाने में मेरा नहीं है। मुझे लगता है ब्रीविटी इज दी, मतलब एक आपको कितने नाटक की तो कविता की तो बात ही है कि आप ब्रीविटी में और इमेजेस के माध्यम से कितनी शक्ति से आप बातें अपनी पहुंचा सकते हैं लोगों तक, कह सकते हैं। क्योंकि जो इमेजेस हैं, वो जो इमेजेस निर्माण करते हैं जिन चीजों का, वो बड़ी पावरफुल होती हैं, जिनकी और आपने जिक्र किया कि जो 4 जो उनके चित्र हैं वो ओरिजिनल हैं, और जो बाकी जो चित्र जारी किए जाते हैं जिन इमेजेस का, वो इमेजेस का निर्माण कर देते हैं, अलग अलग इमेजेस का निर्माण कर देते हैं। तो कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग इमेजेस जो हैं वो आ जाती हैं हमारे सामने। तो इसलिए ये भी हमारे एक चुनौती है हम लोगों के सामने, और इसका भी निपटारा जरूर करना चाहिए, और समस्या तो है ही है। बहरहाल अब मैं तो चाहूँगा कि ओपन सेशन है, अगर जो हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं वे अगर प्रोफेसर साहब से कुछ पूछना चाहें या मुझसे कुछ सवाल करना चाहें तो उनका स्वागत है। और शुरू में रवि ने तो जिस तरह के गीत चुने, उन्होंने गीत भी ज़्यादातर वो सूफी गीत चुने, कुछ क्रांतिकारी गीत चुनते तो और ज़्यादा अच्छा लगता, पर वो क्रांतिकारी गीत नहीं थे, सूफी गीत थे ज़्यादातर। बहरहाल जो भी अब हमारे श्रोता हैं उनका स्वागत है, ओपन सेशन होगा। हाँ जी, अगर कोई सवाल किसी का है। हाँ जी, बलकार सिद्धू जी आप अपनी बात करें, अपना माइक ऑन कर दें, पहले माइक ऑन कर लो बलकार जी। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो सिद्धू जी हमारे बलकार सिद्धू जी चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के सचिव हैं, और काफी चर्चित नाम है रंगमंच के ऊपर और थिएटर के ऊपर, लोक कला के ऊपर काफी समय से। हाँ जी बलकार जी। तो डॉक्टर प्रताप सहगल जी का बहुत धन्यवाद। बहुत इन्होंने ज्ञानवर्धक बातें की और नाटक के बारे में बताया कि भगत सिंह के ऊपर भी इन्होंने नाटक लिखा हुआ है। और मैं अपने आप को और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि डॉक्टर प्रोफेसर चमन लाल जी के साथ मुझे वियतनाम का एक टूर करना का मौका मिला। हम 10 दिन इकट्ठे रहे और बहुत ज्ञान इनसे तब भी लिया, इनकी बातों से। और आज तो
कमाल ही हो गया कि तुमने इतनी इंफॉर्मेशन थी भगत सिंह, उनके चाचाओं के बारे में, दादों के बारे में, उसके खानदान के बारे में, और एवरीथिंग बहुत डिटेल है इनके पास। तो मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल इतना है कि इन्होंने बताया कि वो जो उनका गांव था उधर पाकिस्तान में, इनको इत्तेफाक हुआ वहां जाने का 2007 में, बंगा और वो लालपुर के पास, और हमें सुनने में आया था कि लाहौर में जहां पर उनको उनकी शहादत हुई थी, तो वहां पर शादमान जो चौक है, शायद उसका नाम बदलकर कुछ तहरीक वालों ने भगत सिंह करने की कोशिश की, भगत सिंह चौक। तो क्या वो हो पाया या नहीं, ये मैं जानकारी सर से, डॉक्टर चमन लाल जी से लेना चाहूंगा, अगर इनको मालूम है तो। धन्यवाद। मैं अभी बोलूं या आप 2-3 सवाल और लेंगे? रवि नहीं, बोलिए, बताइए बताइए। आप बोलिए, बात कीजिए। मेरा माइक तो खुला और अच्छा, हम थोड़ा ब्रीफ में रखेंगे, टाइम और काफी हो गया। नहीं, मैं सिर्फ इसी बात तक सीमित रखूंगा असल में, क्योंकि हर चीज को मैं लेना नहीं चाहता था इसमें। तो वो शादमान चौक जो है वो असल में लाहौर की जेल थी जहाँ पे भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो उस जेल को गिरा दिया गया तकरीबन 61 में या कब, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उस जेल को गिरा के वहाँ पे कॉलोनी बनाई गई, उसका नाम ही शादमान कॉलोनी है, रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाई गई। लेकिन वो यादगार के रूप में जो चौक बना है, तो वहाँ पे जो पंजाब की सिटी के लोग हैं, लाहौर के खास तौर पे दीप सईदा वगैरह और बहुत सारे लोग वहाँ के जो भगत सिंह को बहुत हिस्ट्री का पार्ट मानते हैं, तो वो तहरीक कर रहे हैं अपने बहुत सालों से कि उसका नाम भगत सिंह चौक रखा जाए। और हर साल वो 23 मार्च को पिटते भी हैं वहाँ जाके, क्योंकि मुल्ले उनको पीटते हैं और वो फिर भगत सिंह चौक लिख देते हैं। तो झड़पें भी होती हैं, पुलिस भी दखल देती है, सब कुछ होता है। एक बार सरकार ने फैसला कर भी दिया था, तो उसके बाद से वो मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाके अटक गया। फैज़ अहमद फैज़ साहब की बेटी जो है सलीमा हाशमी, तो वो उस कमेटी की थी सदर। उस कमेटी ने फैसला किया था कि हाँ, इस चौक का नाम भगत सिंह चौक रखना वाजिब है। तो और एक वहाँ पे एसडीओ थे, वो थोड़ा डेयरिंग थे, जिन्होंने बाद में लायलपुर जाके उनके गांव वाले स्कूल को सरकारी स्कूल, हेरिटेज स्कूल बनाया। तो उन्होंने फैसला कर दिया था कि इसका नाम भगत सिंह चौक होगा। लेकिन अब वो मामला इसी में अटका हुआ है कि लोग वहाँ जाते हैं 23 मार्च को, और खूब नौजवान लोग जाते हैं और पुराने सिविल सोसाइटी के लोग भी जाते हैं और इनकलाब भी गाने गाते हैं, भगत सिंह चौक लिखते हैं, और फिर मुल्ले भी आ जाते हैं, दोनों के बीच कई बार झगड़े भी होते हैं। तो ये सिचुएशन है वहाँ पे। हाँ जी, किसी का कोई और सवाल? हाँ जी, बलजिंदर सिंह फ्रॉम भोपाल। मैं प्रोफेसर चमन लाल जी से एक चीज जरूरी पूछना है कि कौन सी, थोड़ा मेरे को ऑथेंटिक बुक बताइए जिस बुक से मैं जो भगत सिंह जी ने लेटर्स लिखी, लेख लिखे, उनके बारे में एग्जैक्ट ऑथेंटिक चीज पढ़ सकूं। देखिए, उसमें आपको पंजाबी में जी शहीद भगत सिंह ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ, ਔਰ ਸੰਪੂਰਨ ਲਿਖਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 4 ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੀਡਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਹਾਰਪਰ ਐਂਡ ਕੋਲਿਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ 4 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਨੇ, ਕਰੀਬ 100-130 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ 10-10, 15-15 ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਹੈ। तो ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ सारी। प्रोफेसर साहब, मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दियो, क्योंकि कुछ चीजें टाइम बहुत हो चुका है। जिसको भी मोबाइल नंबर दे दियो जी। मैं बीच में टोक रहा हूँ। जिसको भी आप डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर चाहिए, प्रताप सहगल का चाहिए, वो कृपया मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरे कार्ड में मेरा फोन नंबर है, आपको मिल जाएगा। मुझे खुशी है कि हमारे बीच में पंजाब केसरी अखबार से उनके डायरेक्टर, उनके मालिकान किरण चोपड़ा जी भी आई हुई हैं आज की हमारे सेशन में। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नरेंद्र मोहन जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। मुश्किल है कि हमारा सेशन खत्म होने वाला है। पंजाब केसरी ने खासकर मेरी कॉलेजी ड्रामा सोसाइटी की बहुत मदद की है, काफी शोज मेरे कराए हैं। किरण जी हमारे बीच में आई हैं,
उनका स्वागत है। और कोई सवाल किसी का हो? जी मेरा एक कोई सवाल? मैं अच्छा आप बोल लीजिए पहले। अब नहीं, अब एक मिनट रिक्की शाह जी का पूछ लेते हैं, फिर आपके साथ हैं। हाँ जी रिक्की जी। जी सबसे पहले तो प्रोफेसर चमनलाल को मेरा शत शत प्रणाम। और प्रोफेसर चमनलाल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी भगत सिंह को बचाने में असमर्थ क्यों रहे? Why was he unsuccessful in saving Bhagat Singh? And hello, can you hear me? Yeah, I'm hearing you. Yeah. Okay. And secondly, what was the attitude of the Congressis at that time towards Bhagat Singh and the revolutionaries? असल में रिक्की, अब चूंकि टाइम कम है और ये लंबी बात है, तो हम लोग मिलते जुलते रहते हैं आपस में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे भी होते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इस समय ये बात अगर छेड़ ली तो कम से कम आधा घंटा 15-20 मिनट चाहिए। तो रवि, कोई और सवाल? हाँ जी नीरज जी आपका। हाँ जी सर, मैं बटाला पंजाब से बोल रहा हूँ जी। तो मैं जस्ट एक कमेंट देना चाह रहा हूँ। प्रताप सहगल जी ये कह रहे थे कि काफी ज्यादा लोगों की आस्थाएं आड़े आ जाती हैं कई बार कि वो उतना नहीं सोच पाते। तो मैं आस्था के मामले में ये बात कहना चाहता हूं कि आस्था हमेशा नेगेटिव ही नहीं होती। भगत सिंह जी की भी अपनी आस्था थी मानवतावाद पे। तो जो मानवीय मूल्य थे और प्लस तर्क को मानना, उन्होंने ये कहा था कि जो चीज तर्क की कसौटी पे, तथ्य की कसौटी पे ठीक नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। पर वो किसकी फेवर में होती थी? सब मानवतावाद के, मानवीय मूल्यों के, और वो पूंजीवाद के विरुद्ध थे, ये स्पष्ट है। और वो मार्क्सवाद की तरफ उनका झुकाव था, बल्कि वो मार्क्सवादी एनालिसिस करते थे, ये बात भी स्पष्ट है। तो आस्था केवल नेगेटिव नहीं होती, लेकिन फंडामेंटलिज्म की जो प्रॉब्लम है, डॉगमेटिज्म की प्रॉब्लम है, वो हर एक रिलीजन में हो सकती है और हर एक इज्म में हो सकती है। बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आर नेसेसरी इविल्स, वो नेसेसरी भी हैं, लेकिन जो है वो अगर वो तर्क के हिसाब से चलता जाए, व्यक्ति मॉडिफाई करता जाए, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स ह्यूमनिज्म वाले ना छोड़े, तो वो आस्था अच्छी है जो भगत सिंह मानते थे। शुक्रिया। मैंने बताया ना, ये 2 घंटे का समय बहुत कम होता है भगत सिंह की पाला में। हाँ जी यंगू साहब, प्लीज आप बोलिए। रवि सर रवि सर एक सैशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਰੱਖੋ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी जंगू साहब, आप सवाल पे आपका। धन्यवाद मेरे को मौका सवाल और एक कमेंट रखने का। मैंने प्रोफेसर चमनलाल का प्लीज मैंने प्रोफेसर चमनलाल जी को उनका शब्द टू शब्द सुना है, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी नई जानकारी और नए इनसाइट थॉट्स और एक्टिविटीज भगत सिंह के बारे में उन्होंने बताया। मेरा जस्ट मैं एक मिजोरम में रह रहा हूँ पिछले 9 साल से, और मैं बांग्लादेश भी गया और फिलीपींस भी गया और म्यांमार भी विजिट किया हूँ। मैं खुद ही भगत सिंह जी के विचारों को काफी प्रमोट करता हूँ यूथ में, स्टूडेंट्स में। ऐसा कोई मेरे को मौका मिलता है जब भी, तो मैं यही बात रखता हूँ। तो मैं सिर्फ 2 कमेंट छोटे से बना के और एक हल्का सा क्वेश्चन करना चाहूंगा। पहला कमेंट तो है कि मैं फिलीपींस गया, म्यांमार गया, बांग्लादेश गए, तो मैंने वहाँ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में पूछा क्या भारत से, इंडिया से किन लोगों को जानते हो, अगर ऐतिहासिक आइकॉन है? तो पहले तो वो लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी, बाद में तुरंत भगत सिंह के बारे में बोलते हैं। मैंने कहा आप क्या पढ़ते हो उनके बारे में, उनको किस चीज के लिए जानते हो? आजकल तो उन्होंने कहा कि व्हाई आई एम एन एथिस्ट, ये एक उनका तो मैंने कहा कि ये तो एक टैक्सी ड्राइवर फिलीपींस में, मैंने उनसे पूछा भाई आप भगत सिंह के बारे में ये चीज क्यों पसंद करते हो? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सा जवाब दिया था मुझे, वो आज भी मुझे याद है टैक्सी ड्राइवर उनका जवाब। वो बोले कि इस दुनिया में अगर कोई भी तरीके से अगर अपने विकास और कल्याण और पर्यावरण समाज को अगर बचा सकते हैं, शांति से रख सकते हैं, तो सिर्फ ये एथिज्म ही है जो हमको आगे गाइड कर सकती है। ये एक अच्छा
मतलब मेरे पास एक रेस्पॉन्सिव ओपिनियन मिला मुझे। तो एक दूसरा कमेंट ये था, जब मैं म्यांमार गया तो मैंने कहा कि आप भगत सिंह के बारे में क्या जानते हो, तो वो तो बहुत कुछ जानते हैं म्यांमार में, जो खासकर यूनिवर्सिटीज में टीचर और स्कॉलर है वो तो जानते हैं। वो कहते हैं कि हम भगत सिंह से यही सीखते हैं कि मतलब कि आज म्यांमार में राजनीतिक सुधार चल रहे हैं, वहां पर डेमोक्रेटिक सुधार चल रहे हैं। अब सोचिए कि वो भगत सिंह से मतलब ये सोचते हैं कि जैसे भगत सिंह ने एक मतलब कि राजनीतिक सुधारों के लिए जिस तरीके से विचार रखे, वो वहाँ लोग जान रहे हैं इस चीज को। और एक मतलब एक म्यांमार संसद से एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन यहाँ मिजोरम आया था, तो मैंने एक MP से एक सवाल यही किया था कि अब लोकतांत्रिक सुधार चल रहा है तो आप भगत सिंह से क्या सीख रहे हो। ये बोले कि हम ये सीख रहे हैं कि कैसे कि युवा के विचार, कैसे कि युवा के विचार आज जो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन में कैसे रोल कर सकते हैं। ये हमारी म्यांमार में कोई नहीं मिल रहा, आंग सान सूकी के अलावा ऐसा कोई वहाँ म्यांमार में आज के टाइम में नहीं है जो इस प्रकार के विचार रखते हैं। कुछ सवाल आपका हो तो प्लीज, हाँ, सवाल हो तो ये प्लीज मेरे हाँ सर हो गया, मेरा कमेंट हो गया। सवाल यही है कि मैं इसी जो वाई आई एम एन एथिस्ट है, ये जो भगत सिंह का उनका अपना एक मास्टरपीस बोलते हैं आज के युवाओं के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ये लिखने का आर्टिकल का विचार आ, ये प्रोफेसर चमन लाल जी अगर बोल पाए कहेंगे तो अच्छा लगेगा। वो मैंने वो थोड़ा सा बता दिया गया है, क्लियर किया गया था कि वो क्यों लिखा उन्होंने। अभी इस पे संत रणधीर सिंह के उसमें वैसे प्रोफेसर साहब मन लगता है कि सेशन बहुत वाकई में बहुत कट है। मैं अभी क्योंकि मेरे पास कुछ बहुत कम समय बचा है, मैं किरण चोपड़ा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो कुछ शब्द अपने कहें। किरण चोपड़ा जी जो पंजाब केसरी की सूत्रधार हैं, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की सूत्रधार हैं। किरण चोपड़ा जी आप आए हैं, कहें बारे। थैंक यू रवि जी। एक्चुअली आई ज्वाइन वेरी लेट, एक और वेबिनार चल रहा था, तो मुझे नेक्स्ट टाइम आप मौका दीजिए। मैं आप सबके विचार नहीं सुन सकी हूँ, पर इट्स अ वेरी गुड टॉपिक और बहुत समय चाहिए इस टॉपिक के लिए, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ जरूर ज्वाइन करेंगी। अभी इस समय मुझे माफी दीजिए, मैं आप लोगों को सुन के अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू। शुक्रिया किरण जी। मेरा ख्याल है अब हम समाप्ति की तरफ चलते हैं। ये बात मैंने शुरू में कही थी कि भगत सिंह को समझना, उसके बारे में समझना 2 घंटे के किसी नाटक में या 2 घंटे के सेमिनार में बहुत मुश्किल काम है। अगर हम उसके एक एक पत्र पे भी चर्चा करने लगेंगे तो बहुत काम दे जाएगा। क्यों की जाना मैं कौन, जैसे अभी ये बता रहे थे कि म्यांमार के अंदर और डेनमार्क के अंदर भी भगत सिंह कहाँ पैदा हुआ है और कहाँ हम सिर्फ पंजाबी और पगड़ी पे हम उसे बांध के रखना चाहते हैं। भगत सिंह यही तो सवाल कर रहा है, क्या मुझे तुम छोटी छोटी चीजों में बांध रहे हो, क्या मालूम मैं कौन हूँ और क्या उसे जानना चाहिए। बहुत अच्छी चर्चा हमारी रही। प्रोफेसर चमन लाल जी ने काफी नई बातें, इसमें से कुछ एक बातें मुझे भी पता लगी। हालांकि मैंने भगत सिंह के बारे में बहुत पढ़ा, 40-50 किताबें मैंने भगत सिंह के बारे में उस समय पढ़ी थी और सारे उनके लेटर्स, उनके लेख, उनके जब उनके जेल नारी सब मेरे पास है। मैंने काफी पढ़ता रहा उसके बारे में। और डॉक्टर प्रताप सहगल जी का नाटक मैंने जो रंग बसंती है वो भी पढ़ा और उन गीतों को भी पढ़ा जिन गीतों के थ्रू उन्होंने भगत सिंह के व्यक्तित्व को सामने लाने की कोशिश की। वो इस नाटक ने मुझे काफी इंस्पायर किया था। भगत सिंह सच बात है कि किसी के हाथ में आने वाला आदमी नहीं है, वो हर पल आपसे आगे भाग रहा है, हर पल आपसे आगे भाग रहा है। जब भगत सिंह से पूछा गया था कि जब तुम्हारी अगर मान लो सरकार तुम्हें बनाने का मौका मिलता है तुम क्या करोगे, तो उसने बड़ा क्लियर बोला था कि यदि हमें सरकार बनाने का अवसर मिला तो किसी के पास कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो सब सरकार की होगी, पब्लिक की होगी और हर एक को काम मिलेगा। तो उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि धर्म के बारे में क्या करोगे, तो उसने कहा था कि धर्म को हम गैर कानूनी बना देंगे। उनका उत्तर था धर्म एक पर्सनल चीज है, व्यक्तिगत चीज है, विश्वास की चीज होगी, पर्सनल विश्वास की चीज होगी, सामूहिक कभी नहीं होनी चाहिए। बाद में उन्होंने अपनी राय बनाई थी कि भगत सिंह ईश्वर जो है एक मन घड़त चीज है, दुनिया के दिमाग को गुलाम बनाने के लिए ये ईश्वर का नाम गढ़ा गया है। ईश्वर मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप सोचिए कि लगभग 80-90 साल पहले भगत सिंह ने ये बात क्लियर कही थी कि राम राम रटकर हम देश को आजाद नहीं करा सकते,
और अगर राम राम रट कर हम देश को आजाद कराएंगे तो देश हमारा इस धार्मिक चंगुल में फंसा रहेगा। आज के हिंदुस्तान की हालत भगत सिंह ने 80-90 साल पहले देखी। चर्चा को हम लोग यहीं विराम देने की कोशिश करते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर चमन लाल जी का, जिन्होंने एक मेरी आवाज पर यहाँ पर आए और बहुत ही मूल्यवान बातें कही। और डॉक्टर प्रताप सहगल जी का तो मैं धन्यवादी रहूंगा और हमेशा रहूंगा ही, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ वेबिनार में हमारे साथ रहे। कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी की ये कोशिश रही है कि नई बातें सामने आई जाएं, नई बातें कही जाएं। ये बात सच है कि हमारे पास समय बड़ा कम है। हम इस भगत सिंह के ऊपर चर्चा की कोशिश करेंगे। डॉक्टर प्रताप सहगल से मैं बात करूंगा, डॉक्टर प्रोफेसर चमन लाल से बात करूंगा, क्या हम इसका दूसरा सेशन रख सकते हैं। जैसा भी होगा आप तक सूचित हो जाएंगे। आपको हमारे बीच में आए, हमारे साथ रहे। भाई महेंद्र सिंह भी हमारे साथ रहे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। बलकार सिद्धू जी का भी हूँ। तमाम लोग, बलजिंदर चौहान जी का, नरेंद्र मोहन जी का, इंद्रजीत सिद्धू का, जो हमारी कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी की पुरानी आर्टिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, नरेंद्र टंडन जी का, धर्म जी का, रंजन बजाज जी का, अंजना जी का, रणबीर सिंह का, मैं सभी तमाम श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की रचना को भी मैं थैंक्स करता हूँ। आज की वीना को भी वीना जी, हम इसको बाद में फिर कोशिश करेंगे दूसरा सेशन रहे हमारा। आज की इस वेबिनार को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, फिर मिलेंगे। शैलेश जी, मैं आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको नंबर भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको सबके नंबर भेज दूंगा।